अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और शहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि हमने शो की शुरुआत में अपने फर्स्ट हाफ के अंदर वेदर के हवाले से आपको अपडेट करना होता है। शहर फैसलाबाद का वेदर जो है वो दिन ब दिन गर्म होता चला जा रहा है और इसी के साथ साथ सूरज मियाँ जो है वो फैसलाबाद को आंखें दिखा रहे हैं। बादलों के डेरे जो है वो कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। शहरियों का ये सवाल है कि पिछले चंद दिनों में बारिशें जो हुई क्या वो दोबारा होंगी। अब वो दोबारा बारिशें होंगी या नहीं होंगी ये तो महकमा मौसमियात ही बेहतर बता सकता है। और अगर महकमा मौसमियात से सूरत हाल के हवाले में जानना है तो चलते हैं हमारे आज के सेगमेंट टुडेज वेदर में। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी। मरियम, बताइएगा क्या सूरत हाल है मौसम की, महकमा मौसमियात का क्या कहना है? जी बिल्कुल, जून के महीने का आगाज हुआ है तो साथ ही गर्मी की शिद्दत जो है वो भी बढ़ने लगी है, तो उसके साथ साथ दर्जा हरारत में इजाफा होता है वो भी नजर आ रहा है। इसके साथ अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दोपहर के वक्त में ज्यादा से ज्यादा 36 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब जो है वो 55% है, जबकि हवाएं 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। इसके साथ अगर बात करें तो शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो मजीद गर्म होता चला जा रहा है और उसके साथ साथ हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो भी किसी हद तक जो है वो थम चुका है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत जो है वो भी बरकरार है। तो उसके साथ साथ फैसलाबाद में दर्जा हरारत जो है वो जैसे जैसे दिन गुजरता है तो उसके साथ साथ जो है वो बढ़ता चला जाता है। इसके साथ अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है, जबकि मौसम जो है इसी तरह से गर्म और खुश्क रहेगा। उसके साथ साथ हवाएं चलने का सिलसिला है वो भी थम जाएगा, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत जो है वो मजीद बढ़ जाएगी। जी बहुत शुक्रिया मरियम आपका, आप सूरत हाल से आगाह कर रही थी। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर मौसम जो है वो मजीद ज़बरदस्त होगा, लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या सूरत हाल इख्तियार करेगी। आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि आपको पता है कि मुल्की सियासी सूरत हाल हम काफ़ी बार ये बता चुके हैं आपको कि अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, और बार बार आपको जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी हम अपडेट से आगाह करते रहेंगे। और आपको जैसा कि पता है कि अब मुल्की हालात जो है उसको बेहतर करने के लिए मईशत को मजबूत करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मईशत को मजबूत करने के लिए IMF की तरफ देखा जाता है, लेकिन IMF समटाइम्स जो है वो आंखें चुरा लेता है। अब देखना यह है कि बजट जो आ रहा है आने वाले दिनों के अंदर वो क्या सूरत हाल इख्तियार करेगी, उससे मामलात किस तरफ जाएंगे। क्योंकि बजट जैसे ही आता है बहुत सारी चीज़ों के हवाले से ख़ास तौर पर बिजनेस कम्यूनिटी और आम आदमी जो है उनकी नज़रें बजट की तरफ होती है, क्योंकि उनके रिलीफ के लिए बहुत सारी चीज़ें अनाउंस की जाती है, बहुत सारे टैक्सेस जो है वो अनाउंस किए जाते हैं। उसकी वजह से वो काफ़ी परेशान भी होते हैं समटाइम, और कुछ रिलीफ मिलने की वजह से खुश भी होते हैं। इस बजट में क्या सूरत हाल इख्तियार करेगी, किस तरफ लेके जाएगा, पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये तमाम तर सूरत हाल आज हम जानेंगे। और इसके साथ साथ दीगर छोटे मोटे इश्यूज़ के ऊपर भी हम जो है वो बात करते रहेंगे, क्योंकि आजकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब भी मैंने शो किया उसमें स्टूडेंट्स से जब पूछा जाता है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि मुल्क को छोड़ के अब बाहर जाया जाए और वहाँ पे सेटल हुआ जाए। आखिरकार क्यों लोग यहाँ से छोड़ के जाना चाहते हैं, अपनी वतन की मिट्टी को क्यों छोड़ के जाना चाहते हैं? क्या फाइनेंशियल मईशत के मामला जो है इस कदर बिगड़ चुके हैं कि एक पढ़ा लिखा नौजवान भी यहाँ पे रोजी रोटी जो है वो नहीं कमा सकता? तमाम तर सूरत हाल जानेंगे। हमारे आज के जो गेस्ट हैं उनके साथ मैं आपका तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ मोहम्मद बिलाल डोगर हमारे एंकर पर्सन मौजूद होंगे, आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ हमारे रिपोर्टर फसी हैदर मौजूद होंगे। फसी, आपको भी वेलकम करते हैं शो में। तो बिलाल से स्टार्ट करते हैं। बिलाल, बजट किस तरफ जा रहा है इस दफ़ा और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है लोगों की? हनान, रात गए जो एक चीज़ आई सामने वो 8 बजे मार्केट्स बंद करने वाली, और इसमें वो कह रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन जो है वो सेव किया जा सकता है। मिनिमम कॉस्ट जो सेव पैसा महफूज किया जा सकता है वो अभी इसके ऊपर बात हो रही है, लेकिन उसके ऊपर से रिएक्शन आ रहा है मार्केट्स की तरफ से कि पहले मार्केट्स में काम कम है और 8 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी। ताजिर काफ़ी परेशान है, लेकिन बेसिकली अगर 8 बाज़ार फैसलाबाद के देखें तो वो तो आपको भी पता है मामूली वैसे ही इस टाइम बंद हो जाते हैं। और लेकिन इस हवाले से अगर आप यॉन मार्केट की बात करें तो वो भी कहेंगे बंद हो जाए टाइम से। वो कहते हैं हमें दुकानें खोल के बैठे रहते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि एनर्जी सेविंग कर जो अप्रॉक्सीमेटली $1 अरब एक बहुत बड़ा सरमाया है उसे बचाया जा सके।
लेकिन दूसरी तरफ एसएमई के लिए बहुत सारी चीजें सामने सुनने को आ रही हैं कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए कुछ लेके आया जा रहा है, लेकिन अमूमन होता यही है कि एसएमईज के लिए बहुत कुछ बजट में आता है, हमेशा एलएसएम जो हैं वो उसे लूट के ले जाते हैं, क्योंकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स ने अपने छोटे यूनिट्स रजिस्टर करवाए होते हैं और वो छोटे यूनिट्स के नाम पर जो है वो बैंकों से ले लेते हैं, उनके पास स्टाफ ज्यादा होता है, इक्विपमेंट ज्यादा होते हैं, तो उस बिहाफ के ऊपर चीजों को लीज कर लेते हैं। अच्छा, छोटे ताजर को या छोटे सनतकार को पता ही नहीं चलता, जब तक वो डेट गुजर जाती है उन्हें पता चलता अच्छा ये हमारे लिए था। तो ये बड़ा इशू है कि इतनी ज्यादा पाबंदियां, इतने ज्यादा कोलैटरल रख दिए जाते हैं कि वो जो छोटा एसएमई वाला है वो उन शराइत को पूरा ही नहीं कर पाता। तो इसलिए एसएमई के लिए अगर कोई चीज है तो उसे खालिस्तान होना चाहिए, और ये एक पाकिस्तान का बड़ा अहम बजट होगा, क्योंकि इस बजट ने तयन करना है, क्योंकि जहां इस वक्त ये इत्तेहादी हुकूमत खड़ी है उसके मद्दे मुकाबिल जो जमात थी साबका दौर में, अच्छा हमारा एनालिसिस और हमारा सोच इकोनॉमिक्स के हवाले से बड़ी नलायक है। माजरत के साथ हम समझते हैं कि 2018 के बाद एकदम रेवोल्यूशन आ गया। हम ये नहीं देखते कि 2017 के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जीरो सेल टैक्स कर दिया था, जिसे जीएसटी कहते हैं, ये जो एक्सपोर्टर देते हैं। अच्छा, इसके साथ ही उन्होंने जो एमएसटी स्कीम के साथ एक जो डीएलटीएल है, यानी कि जायद एक्सपोर्ट करें उसको आपको बोनस मिलेगा, वो उन्होंने शुरू की थी। अच्छा, उसको लेटर ऑन कैरी जब किया पीटीआई ने, उसके सारे फायदे जो हैं 2-3 साल बाद मिलते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर ये रूल है। अब 2018, 19, 20 में जो फायदे मिले वो जी कोविड के अंदर भी हमें हुआ, लेकिन पूरी दुनिया बंद थी, हम स्कैटर्ड थी, हमने उसका फायदा उठाया। उसके बाद हर एक ने कहा जी देखें वो एक गवर्नमेंट है, वो एक पीटीआई गवर्नमेंट आई, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। इवन कि हमें उधर से जो एक पीटीआई की अपनी टैक्सेस पॉलिसी बनाई गई थी वो भी नजर नहीं आई इंप्लीमेंट होती। 2020 के बाद जब दोबारा से चीजें रिवाइव होने लगी, ये गवर्नमेंट आ गई। अब 2020-21 के जो असरात हैं वो हमें अब नजर आ रहे हैं। हमने आईएमएफ को आंखें दिखाई, हमने बदमाशी की, हमने गुंडागर्दी तक की उनके साथ, अब उसके असरात हमें नजर आ रहे हैं कि हम उसको भुगते भुगते यहां तक पहुंच गए। लेकिन हमारे पास मुआशरे के अंदर ऐसे थिंक टैंक्स मौजूद है माशाल्लाह, वो कहते हैं नहीं जी कल जो फैसला हुआ था ना उसका बेसिकली होता क्या है। अब आज अमेरिकन कॉटन का रेट निकलेगा अमेरिका से, तो वो 40 दिन बाद दरामद होगी और यहां पहुंच के मंडी में रेट है, लेकिन यहां से वो रेट बढ़ाते हैं, इधर साथ ही अगले दिन रेट बढ़ जाता है, बल्कि आधे घंटे बाद बढ़ जाता है। अब ये है एक नेगेटिव इंपैक्ट। हमारी मंडियां चलती ऐसे हैं, इधर से रेट निकला, उधर से रेट इंपोज हो गया। इवन कि वो तो चीज आनी 40 दिन बाद है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने 4 दिन पहले गैस की कीमत कम कर दी, 197-98 रुपए कर दी 1 किलो एलपीजी की। पूरे फैसलाबाद में 230 रुपए गैस बिक रही है। क्यों भाई? उनसे पूछे पुराना स्टॉक पड़ा है, तो जब स्टॉक आपके पास पुराना पड़ा होता है, कीमतें बढ़ती हैं, तो आप कीमत क्यों बढ़ाते हैं? ये एक ऐसा वैलिड क्वेश्चन है जो पूरे फैसलाबाद से मुतअद्दिद शिकायत आ चुकी है, क्योंकि गैस दूसरी 3 वक्त आ रही है, अब सब लोग सिलेंडर्स पे जा चुके हैं। पेट्रोल का भी यही हिसाब है, पेट्रोल का भी यही तो हनान फ्रॉड है ना। जिस दिन पता है आपको कीमत बढ़नी है, आप रात 8 बजे पंप बंद कर देते हैं कि 4 घंटे तेल स्टॉक करके बेचेंगे। हम लोग, और ये सब नहीं करते, ये कुछ मखसूस लोग करते हैं। हमें मौशरती तौर पर भी इन चीजों को इनका कला कमा करना चाहिए कि उन लोगों को सपोर्ट करें जो माशरे की बेहतरी के लिए, तरवीज के लिए काम करते हैं। ऐसे ही बजट के अंदर हम अपनी सिफारिशात देते हुए, मैं इसके हवाले से कहता हूं कि चैम्बर्स मौजूद हैं, डॉक्टर खुर्रम तारिक की इस हवाले से वजीर खजाना से बात हुई है। वजीर खजाना की जो बात है वो बार बार बड़ी लग रही है, और तलबा तालबात के लिए तो 1 लाख लैपटॉप्स आ रहे हैं, और वो तकरीबन बजट के करीब लग गए हैं साके। फिर B2B ट्रेड जो ईरान, अफगानिस्तान, रूस, ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। इसके अंदर है ना, असल बेसिकली ईरान जो हमारी मंडी है ना, वो बड़ी कामयाब मंडी रही है पाकिस्तान के साथ। आपका कपड़ा बहुत जाता है अफगानिस्तान और ईरान के अंदर, अब वो स्मगल नहीं होगा, वो ब्लैक मनी में नहीं जाएगा, वो पैसा रजिस्टर्ड होके आएगा। पहले क्या होता था, आपके पेंट, आपकी स्पाइसेस, आपके जो मीट है, आपका ब्रायलर है, अंडे हैं, ये जा रहे थे। अब होता क्या था, हुंडी के जरिए पैसे आते थे, क्योंकि लीगलाइज नहीं था आपका। अब B2B ट्रेड हो गया। हम अब ईरान को अगर हम कपड़ा देते हैं तो उसके मुतबादल कुछ ऐसी कंपनी मिलकर वहां से क्रूड ऑयल की जो दरामद की इजाजत मिली, एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। ऐसा इंसेंटिव है कि ईरान के नाम पर जैसे हम ये कर सकते हैं हमारी कंपनीज के, उनसे खाम माल लेकर उसका तेल निकालकर अपने नाम पर बेच के उनके साथ B2B ट्रेड या एक कोलेजन के तौर पर काम चलाया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है। हमारे पास स्पाइसेस के अंदर चावल की दरामद बहुत है, ईरान के अंदर हमारी बरामद बहुत है, और ईरान को हम कपड़ा बड़ी बड़ी तादाद में दरामद कर सकते हैं। हमारे पास
टेक्सटाइल के लिए एक नया वेंचर खुल गया। ईरान अफगानिस्तान के जरिए फिर रूसी रियासतें इतनी बड़ी हैं कि जो यूक्रेन है वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी मंडी थी, जहां से पाकिस्तान अपना सामान रख के आगे रियासतों में बेचता था। अब हम डायरेक्ट रूस में बेच सकेंगे, तो इसका पाकिस्तान को आफ्टर इफेक्ट्स भी आ सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी मंडी जो है मेरे नजदीक पाकिस्तान की खुली है। पाकिस्तान को इसको भरपूर फायदा उठाना चाहिए। बल्कि बूमा ऑल पाकिस्तान बेडशीट एंड अपहोल्जरी एक्सपोर्टर एसोसिएशन एक प्लान कर रहे हैं, डेलीगेशन जफर इकबाल सरवर, उनके चेयरमैन सैयद आसिम और जो आरिफ हसान मलिक मिलकर के एक डेलीगेशन लेकर ईरान बाकायदा जाया जाए, उनसे जितना हो सकता है उनकी वेरी फर्स्ट स्टेप जो है फायदा उठा जाए। गुज़श्ता रोज ईरान के सफीर जो हैं वो भी फैसलाबाद चैम्बर आए थे, तो ये चीजें बड़ी स्पीडली हो रही है, इसके ऊपर बड़ा गौर किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना मार्जिन मौजूद है इन लोगों को देने के लिए कि पाकिस्तान और गवर्नमेंट ने गुज़श्ता रोज कहा भी है हम $100 अरब तक अपनी बरामदा लेके जाना चाहते हैं, जो एक अच्छा सोच अच्छी है, रोड मैप अच्छा कि आप सोच रहे हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। फसी हैदर भी हमारे साथ मौजूद है। फसी, स्टूडेंट्स जो है वो बहुत उनकी अब कोशिश है स्कॉलरशिप लिया जाए, बाहर जाएं और वहीं पे पढ़ के वहीं पे सेटल हो जाएं, ऐसा क्यों है? आखिरकार यहाँ की सूरत-ए-हाल इतनी क्यों खराब हो चुकी है? आपने शुरू में बात की कि वतन की मिट्टी को क्यों जो है हमारा नौजवान छोड़ के जाता जा रहा है। माजरत के साथ वतन की मिट्टी ने हमें इस काबिल तो बना दिया है कि हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं वतन की खातिर, लेकिन वतन की मिट्टी ने हमारे अदारों को इतना मजबूत नहीं बनाया कि वो हमारे लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आ सकें। कुछ यही सूरत हाल जो है, क्योंकि देखिए आलमी सतह के ऊपर भी जब भी कोई सिस्टम रन करता है तो उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। अभी भी जितने भी मसाइल हैं पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से हैं। तो जब तक आपकी हुकूमतें स्टेबल नहीं होती, आप भूल जाएं कि आप जो है वो किसी किस्म का जो है ना वो रोड मैप या किसी किस्म का जो है इनिशिएटिव ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपके टांगे खींचने वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जब तक आपकी जो मुल्की सतह के ऊपर आपकी सियासी तौर के ऊपर जब तक आपकी जो है ऐवान मजबूत नहीं ना होंगे, आप भूल जाएं कि किसी किस्म की जो है वो स्टेबिलिटी आएगी। दूसरा, जहाँ तक बात है कि क्यों नौजवान छोड़कर जाते जा रहे, मैं एक दिन इधर पासपोर्ट ऑफिस के बाहर ही बड़ा हजूम लगा था, बल्कि आप किसी दिन विजिट करें ना 10-11 बजे के करीब दफ्तर लाइनों की लाइनें वो ऐसे लगा था जैसे वो फ्री दे रहे हैं, चलें जी आप भी जाएं, आप भी जाएं जी आप भी जाएं, और बड़ी बड़ी देर से घंटे लाइन में खड़े होने के बाद वो सारा जो प्रोसीजर होता है। मैं एक दिन वैसे पूछने लग गया, मैंने कहा कि वैसे मैंने कहा पूछते हैं कि क्या वजूहत है, मैंने कहा क्यों बाहर जा रहे हैं, कहते थे कि रखे। फिर मैंने पूछा मुख्तलिफ स्टूडेंट, और ये कल्ट है जो आपका जो है वो पढ़े लिखी कौम है, यहाँ पढ़े लिखे जो स्टूडेंट्स है वो एक होती है, दो चीज़ें होती है। एक होती है आपकी स्किल लेबर जो कि मिडिल पास है, मैट्रिक पास यहाँ पे पास होती है, जो कि उधर जाके किसी भी किस्म की मजदूरी कर लेती है। अभी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का डाटा है तकरीबन 2000 ये मार्च अप्रैल तक का जो है ना वो डाटा था 22 से लेकर अब तक कि तकरीबन, और मैं दो चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि आपकी स्किल लेबर, एक है आपका जो ब्रेन ड्रेन जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर आपके इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजमेंट के और नर्सेज और मुख्तलिफ जो हैं वो डिपार्टमेंट अकाउंटेंट्स आ जाते हैं, जो कि बाहर बहुत ज़्यादा जिनके अप्रोचेज होते हैं माना जाता है। उनके मुताबिक तकरीबन 40 लाख के करीब 40,000 के जो करीब है ना वो जो पाकिस्तानी, जिसके अंदर आपके डॉक्टर शामिल हैं, जिसके अंदर आपके इंजीनियर शामिल हैं, मैनेजमेंट शामिल है, अकाउंटेंट शामिल है, नर्सेज शामिल है, और इसी तरह जो है वो मतलब ग्रेजुएट। मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं कि इसको ना बिल्कुल निचले लेवल के ऊपर आपको देखना चाहिए कि ये 40,000 वो बंदा है जिसने मुआशरे के अंदर कुछ अपना इनपुट देना है। एक लेबर का इनपुट थोड़ा होता है, एक किसी डॉक्टर की सीट के ऊपर बैठा, किसी इंजीनियर की सीट के ऊपर बैठा, किसी अकाउंटेंट की सीट के ऊपर बैठा जो होता है वो जो एक अथॉरिटी को मुकम्मल एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर रहा होता है, किसी चीज को जो है वो मुकम्मल चला रहा होता है। अब आप यहां से अंदाजा लगाएंगे जब 40,000 बंदा, ये पाकिस्तान का, वी आर बेसिकली प्रोड्यूसर्स, हम बेशक वो काश्तकारी में बात की जाए, कपड़े के लिहाज से बात की जाए, हम प्रोड्यूसर है और इधर भी इस फील्ड के अंदर भी प्रोड्यूसर ही हैं। हमारी जो फसल तैयार होती है उगाते हमें, उसका फायदा जो होता है वो बैरून मुल्क जाकर लेके जाते हैं। तो आप यहां से अंदाजा करें कि ये 40,000 बंदा जो आपका ब्रेन ड्रेन था, किसी अदारे में काम कर रहा है, वर्किंग कर रहा है, अपना मैक्सिमम इनपुट दे रहा है। अब फौरन से जो है 1 साल के अंदर 40,000 बंदा उठा के साइड पे कर दे, आपके अदारे काम करेंगे? आपके अदारों ने फिर वही करना जो कल रात इधर अस्पताल में हुआ था। ऐसे लोग ही फिर ऊपर आएंगे। आपका जो मेन जो है वो जो आपका कल्ट है, जो आपका क्रक्स है, जो आपका मुआशरे का लीडिंग तबका है, जिसके साथ अटैचमेंट, यानी एक डॉक्टर अगर एक दिन में मतलब पाकिस्तान के रेशो के मुताबिक 1500 जो है 15 से 2000 के करीब जो है पेशेंट एक डॉक्टर के करीब आते हैं। तो आया कि वो जब एक डॉक्टर जो एक लीडिंग पोजीशन के ऊपर है, जो कुछ कर सकता है पाकिस्तान के लिए, करना भी चाह रहा है, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा था, दोस्त ने मिसाल, जिसने कहा कि एक पुलिस वाला SHO था, तो ना वो
बज़ाहिर तो उसने जो मुझे स्टोरी बताया था बड़ा नेक था, लेकिन मैंने पूछा कि आपने CSS किया माशाल्लाह, काफ़ी कंपोनेंट थे, तो उसके बाद आप जो है वो ऊपर तक आए। इस तरह के और भी बहुत सी मिसालें हैं, CSS करने के बाद, ना करने के बाद। उसने कहा कि अब छोड़ना क्यों चाह रहे हैं। हमारे ऐसे कई एक दोस्त हैं जो ये हमारे जो प्रोफेसर हैं वो अच्छी जगह पे बैठे, मतलब जिसे आप समझते हैं कि जो नीली बत्ती वाली जो है वो गाड़ी हो, आगे पीछे जो है वो डाला हो, वो छोड़ के चलना। छोड़ के क्यों चले गए? कहता पाकिस्तान में सर्व करने का आपको सिर्फ फ़ायदा नहीं है। आप सर्व कर सकते हैं लेकिन आपके हाथ बंधे होते हैं, आप सर्व कर सकते हैं लेकिन आपको प्रेशर बहुत होता है, आप सर्व कर सकते हैं लेकिन आपके इर्द गिर्द लोग ऐसे जमा होते हैं जो आपको काम नहीं कर, मतलब आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, यहाँ पर जो है ना इंडिविजुअल इंफरादी सतह के ऊपर जो है ना आप उस तरह इनपुट अपना नहीं दे सकते। यही खास वजह है। फिर एक दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि मैं तो कहता हूँ इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए। आपको नजर आ रहा है, आपके फाइनेंशियल हालात नजर आ रहे हैं, मुल्की फाइनेंशियल हालात नजर आ रहे हैं, आपको जॉब सेक्टर नजर आ रहा है, यानी कि आपका जो मतलब CA कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, इस तरह के मुख्तलिफ शोबा जात है हमारे। बल्कि काउंसलिंग होनी चाहिए कि भाई आपने ये पढ़ रहे हैं, मतलब हमारे वो फीसों के चक्कर में ले तो आते हैं, दाखिले तो दे देते हैं, लेकिन उस जो जॉब सेक्टर उधर जाके हमने कभी देखा ही नहीं है कि आया हर साल इस सेक्टर के अंदर कितनी जॉब्स निकल रही हैं आपके, ठीक है ना। मैं तो कहता हूँ हकीकत पसंद होना चाहिए इंसान को। अगर तो किसी फील्ड के अंदर है, मुझे तो आज तक कोई नहीं इस तरह कोई खास नजर आई, कोई सालों बाद जाके जो है वो आपकी जॉब्स निकलती है, वो भी इसी तरह ही होता है कि एक जॉब होती है, कितने लगे होते हैं लोग। इस पे एनालिसिस जो है वो करना चाहिए। बिलाल, आपको क्या लगता है कि ये पावर्स की जो बात की जा रही है कि हाथ बंधे होते हैं? हनान, मैं इस बात से माज़र साहब बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। मेरा भी मौक़िफ़ कुछ यकसानियत रखता था, क्योंकि मैंने खुद बरतानिया में एक्सपीरियंस किया है। उस्ताद से सीखना चाहिए, तो मैंने मेरे उस्ताद हैं, मैंने सहाफ़त सीखी है ज़फ़र डोगर साहब से, तो मैंने उनसे एक चीज़ सीखी। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में आप ये देखें ना, इस वक्त चाइना उसे बरतानिया को ज़रूरत है लेबर शॉर्टेज के, इस वक्त यूरोप को ज़रूरत है, इस वक्त अमेरिका को ज़रूरत है, कनाडा को ज़रूरत है, हमारे पास लोग हैं, भेजो भाई हमें। केस आप समझते हैं कि आपके पास शॉर्टेज होगी। अच्छा, मैं आपको ये जो फसी ने बात की इसकी सोच आपको बता देता हूँ। जो लोगों की ये कहते हैं ना कि लोग मायूस होकर जा रहे हैं, मायूसी तो हमारे दीन में कुफर है, क्यों जा रहे हैं फिर? आप कुफर कर रहे हैं फिर। ये मेरा ईमान है। मेरे पास इतने ज्यादा चांसेस थे कि लाइफ टाइम वीजा इसी चैनल ने ऑफर किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने इस मिट्टी को मट्टी समझा हो तो फिर है ना, आप तो इस मिट्टी को इसलिए समझ रहे हैं यहां से डिग्री लेनी है तो कोई गोरी लब्बे तो भाजी है, तो ये नहीं है फिर मट्टी ये देन सर्व फॉर दिस कंट्री। आपने क्या एड़ियां रगड़ी हैं? इलामा इकबाल तो कहता था एड़ियां रगड़े यहां, फिर यहां से चश्मा फूटेगा। आप समझते हैं एड़ियां नहीं रगड़नी, जहाज थे मैंने बाहर जाके एड़ियां रगड़नी है। देखें, मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूं। मेरा दोस्त इसी शहर का एक सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल था, वो छोड़ के बाहर गया, मुझे कॉल कर कहता है यार किसी होटल च नौकरी लग जाऊं। तो क्या ये अफसोस की सूरत हाल नहीं है? इस कौम ने उसे नौकरी नहीं दी थी, इस कौम ने उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी थी कि वो एक नई कौम को जनरेट कर सके, तो उसने तो ज्यादती की है मेरे साथ। मैंने उसको कहा कि मैं जॉब किसी को भी लगवा दूंगा, तुम्हें नहीं लगवा के दूंगा, क्योंकि तुमने इस मुआशरे के साथ एक जुल्म किया है। क्योंकि अगर जो फसी ने एंड पे कहा ना कैरियर काउंसलिंग, बेसिकली दिस इज द पॉइंट। क्या हमारे मुआशरे में, हमारे इंस्टीट्यूशन में कैरियर काउंसलिंग है? पता ही नहीं है स्टूडेंट को मैं पढ़ क्या रहा हूं, मैंने जाना किस तरह है। हना, आप बेहतर जानते हैं या इस कैमरे के पीछे बैठे हमारे स्टूडियो में बैठे लोग जानते हैं कि मैस कॉम के अंदर जो इंटर्नशिप करने बच्चे आते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि मैस कॉम टीवी मीडिया के अलावा इतनी वास्ट फील्ड है कि आपके बैंकों में रिलेशन मैनेजर सारे BBA वाले घुसे हुए हैं। आप रिलेशन मैनेजर की जॉब तो मीडिया की है, आपके PR की जॉब तो इनकी है, आपकी मार्केटिंग की जॉब इनकी है, लेकिन टोटल ऑपोजिट डिपार्टमेंट्स बैठे हुए हैं। क्यों? हमारा गुनाह है, हमारा कसूर है, हमारे उन टीचर्स ने नहीं गाइड किया कि टीवी मीडिया के अलावा इतनी बड़ी जॉब है। या मैस कॉम में जब बच्चे एडमिशन लेने लगते हैं ना, तो वालिदैन रोक देते, ना 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 ना, हम नहीं बेटी को टीवी पे बिठा सकते। तो आपको नहीं मालूम इसके पीछे हजारों जॉब्स मौजूद हैं, इसके पीछे ज्यादा टीवी पे तो आने वाले आप या मैं जो फंसी 2-3 लोग हैं, असल तो टीम्स हैं जो पीछे बैठी इस सारे सेटअप को चला रही हैं। तो हमें बेसिकली कैथारसिस करना होगा दैट वेयर वी आर स्टैंडिंग। तो ब्रेन ड्रेन नहीं है, हमारे पास 1 करोड़ से ज्यादा लोग आ रहे हैं, अगर बाहर वालों को जरूरत है भेज दें, हमारे ऊपर वजन कम होगा। चलें, फिर मैं ये भी कहता हूं, फसी ने जो फिगर्स दी हैं ये आज से 10 साल बाद जरा कैलकुलेशन करके देखिएगा, इनमें से मैक्सिमम मैं आपको बहुत बड़ी तादाद बता रहा हूं, 30% कामयाब होंगे, 70% नाकाम होंगे, इसी मुआशरे के ऊपर दोबारा वजन बनेंगे। अब देखें अनान, एक किसान है, किसान के फी एकड़ में से पैदावार बड़ी अच्छी होती है, लेकिन किसान का बेटा किसान क्यों नहीं बनता? वो उस किले में बेच के बाहर जाना चाहता है। ये ज्यादती है, ये जुल्म है, ये मट्टी के साथ। बिल्कुल, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक लेंगे। उससे पहले ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ फसी यादव मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। फसी, क्या कहेंगे? बिलाल कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो यहाँ से जाते हैं वो यहाँ पे भी सर्व कर सकते हैं, आप क्या समझते हैं इस पर? नहीं, किसी हद तक उनकी बात दुरुस्त है, लेकिन बेसिकली ना हर कोई एक टेम्परामेंट या एक सोच का मालिक नहीं होता। तो मेरा नहीं ख्याल है कि अगर आप एक बात से उन्होंने एग्री भी किया कि अगर उनको ज़रूरत है तो आप अपना जॉब सेक्टर मतलब यहाँ से लोग भेज सकते हैं बाहर। अल्टीमेटली फिर फ़ायदा जो है वो आप ही की कंट्री को एज आ रेमिटेंसेस भी तो पहुँचेगा ना, अगर वो डॉलर्स या जो भी करेंसी एक्सचेंज की शक्ल में आपके पास आते हैं। 2018-22 का जो है टाइम ड्यूरेशन था, उसके अंदर हमारी इकॉनमी को बहुत हद तक एक्सपोर्ट करने के अंदर पीछे किरदार रेमिटेंसेस का भी था। और मेरा नहीं ख्याल कि जो है यहाँ से जाने के बाद लोग जो हैं वो पाकिस्तान को भूल ही जाते हैं, लेकिन ये है कि वहाँ जाने के बाद भी कई ऐसे अच्छे शोबों में सर्व करते हैं, पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते हैं। वो रेशो प्रपोर्शन जो है वो आप वेरी कर सकते हैं, चूँकि कई एक होते हैं जो आके निकल जाते हैं, कई एक होते हैं जो लेबर्स की हद तक महदूद रह जाते हैं। लेकिन मेरा ये है कि पॉइंट ये है कि आपने बेशक जो है ना वो जद्दोजहद इधर भी करनी उधर भी करनी, दोनों तरफ आपकी कोशिश तो है। एक मैं बात कर रहा हूँ कि एक जो टाइम ड्यूरेशन है एक नौजवान का, जिसके अंदर वो गर्मी सर्दी बर्दाश्त कर सकता है, जिसके अंदर वो सुबह शाम की जो धूप है वो बर्दाश्त कर सकता है, जो अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, जिसके अंदर उसे दिखाई दे रहा है कि एक जगह पर जाने से मैं फाइनेंशियली भी अपने घर को भी सपोर्ट कर सकता हूँ। दूसरी जानिब जो है वो अगर मैं पाकिस्तान में रहता हूँ मैं उस तरह फाइनेंशियली अपने आप को मजबूत नहीं कर सकता, जो कि हमारे यहाँ के सर्कमस्टांसिस हो रहे हैं, वहाँ जाएंगे तो सर्कमस्टांसिस बदल जाते हैं। तो मेरा तो यही ख्याल है कि जो स्टडीज़ भी बताती हैं कि यहाँ से जाने वाले भी जो अक्सर लोग होते हैं वो वहाँ जाके चंद एक साल बाद जाके सेटल भी हो जाते हैं, और जो यहाँ पर रह कर मेहनत कर रहे होते हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड आप देख लें, और जो यहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं बैरून मुल्क उनका लिविंग स्टैंडर्ड देख लें। हालांकि लिविंग स्टैंडर्ड जो हमारा माशरा खुद बनाते हैं, हम सादगी के अंदर रहना चाहें तो वो भी रह सकते हैं। अगर हमारी ज़रूरत एक बाइक से ज़्यादा की है तो उसको गेन करने के लिए, एक घर से ज़्यादा की है उसको गेन करने के लिए, अगर आपको पाकिस्तान के अंदर हालात मौजूद नहीं दिखाई दे रहे तो आपको जो है वो बाहर मूव कर जाना, इसके अंदर किसी किस्म की दोहराई या किसी किस्म का इबाहम या किसी किस्म का होना नहीं चाहिए। ठीक है, आप जब वापस भी आते हैं तो यहाँ पर आके ही आप अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, यहीं पर आके जो है आप अपना कारोबार भी सेट करते हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो कई साल जो है वो 1-2 डिके लगाने के बाद बैरून मुल्क वापस आ जाते हैं, फिर यहीं पर आके कोई ना कोई कारोबार शुरू करते हैं, या फिर जिसे कहते हैं कि एक जना पी काट ले तो बाकी का भला हो जाता वा, वो वाली बात अगर की जाए तो एक जना अगर बाहर जाता है सिर्फ एक, तो पीछे जो ख़ानदान है एटलीस्ट वो इतना स्टेबल हो जाता है कि वो एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो एंजॉय करना शुरू कर देता है, एक मुआशरे के अंदर जो है वो एक अच्छी सतह पर पहुंच जाता है। और इसके साथ साथ मिसाल अगर एक जा रहा है बाहर और उसके पीछे 3-4 भाई हैं, उसका जो ख़ानदान है वो स्टेबल हो जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल इसके अंदर कोई बुरी चीज़ है। बाकी मेहनत जिसने करनी है वो उसने इधर रहकर भी अपना नाम उसने बनाना है, उसने इधर रहकर भी अपनी मेहनत करनी है, और जिसने बाहर जाके नहीं करना उसने उधर जाके भी जो है वो पैसे उजाड़ने वाली बात उसने उधर जाके भी नहीं करनी। मसला यहाँ पर यह है कि हमारे जो फाइनेंशियली हालात है ना, यानी एक मुझे नजर आ रहा है कि 10 साल या 5 साल तक जो है वो पाकिस्तान इस स्टेज पर खड़ा होगा, यानी कि अभी आपको इस सर्कल से जो फाइनेंशियल क्राइसिस का हमारा सर्कल चल रहा है इससे निकलते हुए मुझे 5 साल लगेंगे। ठीक है, और इस 5 साल के अंदर मैं जितनी मेहनत कर लूँ तो मेरा जो एक फाइनेंशियली जो सपोर्टिव सिस्टम होगा वो मेरा इतना ही रहेगा, जबकि मैं 5 साल में अगर दूसरी साइड पर अगर बात की जाए तो वो मेरा बढ़ सकता है, जिसके ठीक है मैं अपने प्रदेश तो चले जाऊँगा, अपने घर वालों से दूर तो हो जाऊँगा, लेकिन जो है वो मैं अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेहतर कर लूँगा। तो क्यों नहीं, मतलब अगर मैं 23-24 साल का लड़का बाहर जाता है, 30-32 साल 5-6 साल मेहनत करता है, एक वो इधर मेहनत करता है, वो आज भी उसी स्टेज पे खड़ा होगा जहाँ पर आप 5 साल पहले था, यहाँ एक आधा स्केल बढ़ गया होगा, यहाँ एक आधी उसकी प्रमोशन हो जाएगी। इससे ज़्यादा क्या होता है हमारी सरकारी इदारे में, तो इंसेंटिव्स मिलते मिलते आपको जो है वो अर्जियाँ देते देते कितनी कितनी देर लग जाती है। सरकारी इदारों का हाल किसको नहीं मालूम है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो आपने इधर गुजारनी है और जिसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि मैं उतना जो है वो स्टेबल नहीं हो सकता, हाँ मैं बाहर जाऊं अपना काम करूं, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे दोस्त हैं जो बाहर जाने के बाद जो है वो सेट हो जाते हैं, फिर उनका जो पूरा ख़ानदान है वो एक सिमत के अंदर चलना शुरू हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये अपॉर्चुनिटी हमेशा अवेल करनी चाहिए। और वैसे भी कहते हैं हिजरत के अंदर बरकत है, हरकत में बरकत है, तो ये नहीं शहर बदल कर लें कि दूसरे शहर में चले जाएं। पाकिस्तान की हद तक बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर नहीं मिल रहा, मतलब कई इंसान सिर खपाता है, पाकिस्तान के अंदर रह के हुए कई बार सिर खपाता है, कई ऐसे लोग हैं
जो मुख्तलिफ महकमों में काम करने के बाद भी जो है वो सेटिस्फाई नहीं रहते, तो मेरा ख्याल तो है मूव कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। बिलाल, बजट में क्या एक्सपेक्टेड है, क्या चीज़ें नई होंगी लोगों के लिए, टैक्सेस नए लगेंगे या किन चीज़ों को सब्सिडाइज किया जाएगा? जो बात अगर ज़ेरे गौर इस वक्त है वो स्पेशली इसके ऊपर आ रही है कि जो एसएमई है उनको रिलीफ दिया जाएगा और छोटे तबके को कुछ रिलीफ देने की बात की जा रही है। इंडस्ट्री के हवाले से भी चीज़ें मुबहम हैं, वो तो अब 2 दिन रह गए, बाकी पता चल जाएगा कि इंडस्ट्री को आया जो सब्सिडाइज बिजली और गैस है उसकी अवेलेबिलिटी कंटिन्यूटी होती है या वो डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है, क्योंकि उसके हवाले से गैस पहले गैस की कंटिन्यूटी रह गई है लेकिन बिजली की कंटिन्यूटी वो कंटिन्यू हुई। लेकिन गैस अब बिजली के ऊपर अब जुर्म देखें कि फेस्को, गैपको, मैपको या ये 4 से 5 डिस्कोज हैं जहां सबसे ज़्यादा बिजली की सप्लाई और रिकवरीज हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर आप जाकर देखें, हनान के पंजाब के बाहर बहुत सारे ऐसे डिवीजन्स हैं, ऐसे डिस्कोज हैं जहां बिजली का बिल जो है वो 40 से 50% रिकवरी है। तो लैंड लॉसेज ऑफ फैसलाबाद के अंदर जब 99.99 फेस्को रिकवरी शो करता है तो क्या इतनी है? तो फिर बिजली चोरी कौन कर रहा है? फिर आपके बिजली चोरी के पर्चे क्यों हो रहे हैं? फिर आप गैर कानूनी तौर पे जितने काम बिजली इस्तेमाल करने वालों पे जो क्रैकडाउन करते हैं वो करते हैं। और फिर इसके साथ एक फैक्ट्री है, मेरी फॉर एग्जाम्पल मेरी फैक्ट्री है, उसकी मोटरें बड़ी जदीद हैं, वो बिजली ज़ाया नहीं करती, लैंड लॉसेज नहीं करती। एक तरफ वो मोटर लगी है जो हॉर्स पावर जो है वो ज़ाया करी जा रही है, तो इसके लैंड लॉसेज मेरे पे क्यों पड़े? ये जुल्म हो रहा है कि एक शख्स अगर आप लैंड लॉसेज निकाल दें, दूसरों का जुल्म दूसरे पे ना डालें। इसको बेसिकली होता क्या है, एक पूरी खपत को काउंट किया जाता है, उसको हिसाब से सब पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बिल नहीं दे रहा फॉर एग्जाम्पल केपीके वाला, अब उसकी खमियाजा भुगत रहा फेस्को वाला, तो ये गुनाह मेरे ख्याल में जुल्म भी है, गुनाह भी है कि एक शख्स जो अपनी सकत से ज्यादा पे कर रहा है और फिर भी उसको उतना रिलीफ नहीं मिल रहा, तो ये जुल्म है। क्योंकि देखें अगर ये शख्स अगर मेरे ख्याल में लैंड लॉसेज निकाली जाए तो यूनिट वैसे ही 20-25 रुपए पड़ेगा। ये लैंड लॉसेज डाल के इस पर सब कुछ डाल के पता नहीं कौन कौन सी सरचार्जेस डाल के ये जाके कोई 40-45 रुपए का डर है। तो आप ये बताएं 40-45 रुपए का यूनिट डाल के आपके कोई भी कंपेटिटिव कंट्री के अंदर इतनी नहीं है कैपेसिटी के आप। और फिर जो हम जॉब्स की बात करते हैं, यही वो इंडस्ट्री है फैसलाबाद की जहां मैं आपको सितारा केमिकल्स के ऑनर हैं मियां जवेद साहब, उनकी एक बात बड़ी मजे की है, कहीं बैठे थे तो बात कर रहे थे, वो उन्होंने कहा कि हमारे दौर में हम मुकाबला किया करते थे नौजवान कि यार एक यूनिट और लगाएंगे, एक यूनिट और लगाएंगे। हमारी नई नस्ल के अंदर एक नया और नेगेटिव इंपैक्ट ये आ गया है कि बाबा ये फैक्ट्री लॉस में इन्हें बेचो, इतने प्लॉट कट के बेच देने। ये जो नेगेटिविटी और अप्रोच है बड़ी गलत है। मैं गुज़िश्ता 2 दिन पहले यॉन मार्केट में बैठा था तो वो आपस में सेंट्रल चेयरमैन कैसे शमस गुच्छा और उनके ख्वाजा साहब बैठे थे, यही बात कर रहे थे कि यहां इन्वेस्टर खत्म हो गया है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जीसी यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते थे, टेक्निकल स्कूल में बच्चे पढ़ते थे और पैसे लेके आते थे, असर के बाद कोई ब्रोकरी करते थे। उन ब्रोकरी के अंदर वो महीने का 2-2, 3-3, 4-4 लाख कमाते थे। आज उस यॉन मार्केट में हमें यूथ नजर नहीं आती, नौजवान नजर नहीं आता। और अफसोस की बात सबसे ज्यादा बच्चे आज फैसलाबाद से बाहर जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज देयर हैव नो इमेज और नो विजन के हमने जाना क्या है। हमारे पास ज़रात खाली पड़ी है, लैया भक्कर की तरफ चले जाएं, जमीनें लोग 15-15 एकड़ खरीद रहे हैं। मेरे 2-3 दोस्त हैं जो बरतानिया से अमेरिका से आकर उन्होंने 2 मुरब्बे खरीदे हैं, वहां 15-15, 16-16 कर क्या रहे हैं, वहां इस वक्त हाइब्रिड जो फार्मिंग है वो कर रहे हैं। अब एक नौजवान, मैं ये गवर्नमेंट को बेशतर बार पहले मशवरा दे चुका हूं, अगर आपका कोई स्टूडेंट फैसलाबाद से बाहर जाना चाहता है तो चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ इल्हाक करें। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अपने भाई को भेजता है बाहर कि वहां वेयर हाउस बनाता है। या फॉर एग्जाम्पल मेरी एक इंडस्ट्री है, मेरे पास बहुत सारे आर्टिकल्स है, मैं यूके अमेरिका एक्सपोर्ट करना चाहता हूं। हम उस नौजवान को अपना एम्बेसडर बना के भेजें, वो वहां कुछ ले जाए प्रोडक्ट्स, वहां सप्लाई करे। उसको बरतानिया के अंदर जॉब करने के बजाय वो पाकिस्तान के सर्व करना करे और प्रोडक्ट भी बेचे, अपना पैसा भी कमाए, जरे मुबादला भी डबल आ जाएगा रेमिटेंसेस से, और उसकी फैमिली जो है वो जो यहां सफर कर रही है वो यहां वो भी इन्वॉल्व हो जाएगी। एक बिजनेस एक पूरा मॉड्यूल है। मेरे जैसे नालायक इंसान के जहन में आ सकता है, तो मेरे ख्याल में वो जो पॉलिसी मेकर्स है उनको भी ये सोचना होगा कि ये इतना खूबसूरत मॉड्यूल हमारे पास पड़ा है तो हम इसको क्यों यूटिलाइज नहीं करते। हमारे पास बेशुमार प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। अच्छा, फिर जब पाकिस्तान हमने दरामद करनी है तो हम गोरे के साथ किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमारा वही नौजवान वहां से प्रोडक्ट के ऑर्डर भी ले सकता है वहीं। और फिर हमारे जो कमर्शियल अताशीज हैं माजरत के साथ, वो तो सिर्फ अपनी फैमिलीज को एडजस्ट करने जाते हैं। जेड़ा बार हो जाता
पूरी फैमिली बाहर हो जाती, वो माशाल्लाह कमर्शियल ताशी मुड़ के होते रहता। मुझे कोई नजर नहीं आया आज तक हमारा बिल्कुल इस पे ऐसे लोग वापस आ सके। गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक लेंगे कि आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। फसी हैदर हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। फसी, सिगरेट्स जो हैं इनके हवाले से क्या कहेंगे? अब टैक्सेस को इम्पोज किए गए हैं, कुछ न्यू भी महंगे अब दिखाई दे रहे हैं, और आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में इसको मजीद महंगा कर देना चाहिए? क्योंकि ये एक ऐसी आदत है, ये छूटनी चाहिए, और चाहे इसे महंगा करने से छोड़ा जाए या किसी और तरीके से। आप क्या समझते? वैसे हैरानकुन बात है कि 2018 से जब से पीटीआई की गवर्नमेंट थी तब से लेकर अब तक ये मुसलसल बजट के अंदर इसके अंदर इजाफा किया जा रहा है, इसकी कीमतों के अंदर, चाहे लोकल हो, ब्रांडेड हो, जहाँ से भी हैं, लेकिन इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ा। इसकी रेशो जो है ना वो बड़ी है, कम नहीं हुई। अभी रिसेंट ये कुछ अदाद शुमार है जिसके मुताबिक 31 मिलियन इन कंट्री दैट हैव एन अलार्मिंग, मतलब ये 31 मिलियन जो है ये स्टिल आपके जो है ना वो स्मोकर्स पाए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। 31 मिलियन, 3 करोड़ और 10 लाख। हाँ, अच्छा, वैसे आपने कभी गौर किया है कि गुज़श्ता ये कोरोना के बाद से जो है ना इसकी जो है नंबर इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, इसकी क्या वजह है? वैसे कोई कभी गौर किया आपने? ये तो आप बताएं, आप आज रिसर्च करके इसके अंदर सबसे मेन वजह ये थी कि कोरोना के अंदर ना आपके आउटडोर ये कैफे सिस्टम बहुत ज्यादा इन हो गया था। ये लूडो, ये जिसके पास थोड़ी सी जगह थी, खोखा डाला, लो जी लूडो रखी और वो शुरू कर। पहले दौर के अंदर ना, मतलब आप भी जैसे वो एक स्टेज से गुजर के आए, ऐसे 8-10-5 साल पहले चल जाए तो बड़ा छुप के और बड़ा वो पीछे जाके कहीं पिया जाता था सिगरेट, किसी क्लब के अंदर, जहाँ से पता था यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा। अब वो जो कैफेज है ना वो ऐसे इंडोर्स बन गए हैं और आपको एक बड़े ना सिक्योर वो मिल जाता है, पोर्शन कुशन आपको मिल जाता है, जिसके अंदर आपको कोई देख नहीं रहा होता, आपको कोई पहचान नहीं सकता है। जब से वो रीजन उसके अंदर, जब से उन्होंने कहा कि ये पान शॉप्स और एक तो इसके अंदर बहुत ज्यादा इजाफा हो गया, क्योंकि जिन्होंने कोई काम नहीं लगता वो भी पान वाली दुकान खोल के बैठ जाता है। तो एक वो फैक्टर बहुत ज़्यादा इंक्लूड हुआ है कि जगह जगह ये जो चाय वाले वो आगे हैं ना, जहाँ पर ये कैफे सिस्टम बहुत ज़्यादा इन हो गए, वहाँ पर जो है ना वो स्मोकिंग का रुझान भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यानी कि अगर मैं अपने दोस्तों की बात करूँ तो हम 6 थे तो मिड यूनिवर्सिटी तक कोई भी नहीं सिगरेट पीता था, कोई भी नहीं पीता था। लेकिन जैसे जैसे कोरोना के टाइम ड्यूरेशन के अंदर आए, पता नहीं, खैर हमारे साथ तो उनसे, मैं तो खुद नहीं पीता, सिगरेट नहीं लगी, बाहर वालों से कहीं लगी, लेकिन उनमें से अब 3 जो है वो पीना शुरू कर दिया उन्होंने। खैर बात ये है कि एक तो ये मतलब वो बात हमने की है कि टैक्सेस इंक्रीज होते हैं, तो होना तो ये चाहिए ना कि लोग कम खरीदें, कि इसका जो है वो रेट इतने ज़्यादा हो गए कि लोग यार इसको कम खरीदें। लेकिन जो आपके अदादो शुमार बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तो इंडस्ट्री भी बड़ी फ्लरिश करी जो इसको लोकल सतह के ऊपर बना रहे हैं, और इसके साथ साथ इसकी तादाद में भी जो है वो बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। इसी तरह के एक और है कि 1200 चिल्ड्रन जो है ना वो जिनकी एज जो है वो 6 साल से लेकर 15 साल के दरमियान है, वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर 3 से 4 जो डाटा है वो 3 से 4 सिगरेट पीते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये वो एज है जिसके अंदर आपके जो है ना वो हार्मोन्स डेवलप होते हैं, आपके अंदर जो है वो अंदर मुख्तलिफ मादे जो है वो डेवलप हो रहे होते हैं। इसके अंदर सिगरेट में एक दिन साइकेट्रिस्ट के पास बैठा था, मैंने कहा कि क्या वजह है कि आजकल जो है वो तंबाकू नोशी जो है वो एक बहुत ज़्यादा ख़ासतौर पर नौजवानों के दरमियान जो बिल्कुल अभी स्कूल एज और कॉलेज एज से स्टार्ट हो गए, इतनी इतनी उनकी सेहत होती है और वो जी सिगरेटें देते रहती, वो पी जा रहे हैं। फिर ये सिगरेट को छोड़े, फिर जो आजकल मुझे जितना पता है वो जो वेप्स आ गए हैं, वो आर्टिफिशियल जिसे हम स्मोकिंग कहते हैं, वो इतना ज़्यादा इन हो गया है, रुझान इन हो गया है। अच्छा, इसके अंदर हमारे तरजीहात में शामिल नहीं है ये चीज़, हालांकि ये बड़े देखा जाए तो ये हमारी नौजवान के लिए इसके साथ जो जुड़ी हैं बीमारियाँ जुड़ी हुई हैं, कैंसर्स जुड़े हैं, उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो बीमारी जुड़ी, इसकी तरफ हमारी तरजीहात में शामिल नहीं है। आपको क्या इतना काफ़ी है कि आप इसकी सिगरेट में जो है वो बजट के अंदर इजाफा करते हैं इसकी कीमतों के अंदर, और इसके रोकथाम के लिए इसकी अब अक्सर आपने यूनिवर्सिटीज़ के बाहर जितने आप किसी दिन वो विज़िट कर लें तो अक्सर ये चाय वाले, ये पान बोतल सिगरेट वाले जो है सबसे ज़्यादा दुकानें आपको यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के बाहर दिखाई देंगी, क्योंकि वहाँ से ये इस तरह का जो मटेरियल बहुत आसानी बिक गया था, हर एक ने आकर सिगरेट पीने, 1-2 दोस्त लगाए, वो सारा कर रहे हैं। हमारी तरजीहात में नहीं ये चीज़ शामिल, जिस दिन हमारी तरजीहात में ये चीज़ शामिल, एक तरजीहात, दूसरी काउंसलिंग मैं कहता हूँ कि एक वो चीज़ है जो कि आपको पॉलिसी आए ना आए, आप जब खुद से सोचेंगे ना यार ये चीज़ गलत है, ये हमें बताई गई है, इसकी काउंसलिंग हुई है, हमें बताया गया इसके ये इम्पैक्ट होंगे,
और हम उस चीज को जब फॉलो नहीं करते, काउंसलिंग आपका जो है ना वो बैकबोन है किसी भी मुआशरे के लिए। पॉलिसीज बाद में, पॉलिसीज जो होती है वो उस जो है वो काउंसलिंग उसके ऊपर इंप्लीमेंट करवाई जाती है कि एक सिस्टम चल रहा है उसको मजीद कम किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे के अंदर जो है ना, एक तो काउंसलिंग नहीं है, दूसरा हमारी ये चीजें तरजीहात में नहीं शामिल। हम कितने ऐसे दोस्त हैं आंखों से देख रहे होते हैं यार ये अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन ये जिंदगियां जो बर्बाद कर रहे हैं इनको आबाद भी तो करना होगा ना। उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? बिलाल साहब, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? नौजवान नस्ल जो नशे की तरफ जा रही है या फिर ये जो सिगरेट्स हैं इनके ऊपर मजीद टैक्सेस इंपोज होने चाहिए। हनान, मेरे ख्याल में टैक्सेस इंपोज करने से तो कभी मामला नहीं ठीक होता है। गवर्नमेंट में हर टैक्स इंपोज करके अपना जेब भरी होती है और कुछ नहीं करी होती, और यही अमूमन होता है। जो सिगरेट की बात है वो तो अब आपने एक बेसिकली सिर्फ ये लिख दिया स्मोक इज नॉट अलाउड, लेकिन वो गम बुलाने के लिए लाइटर साइड पे आप इसको खुद प्रमोट कर रहे होते हैं, तो वो फिर गम बुलाते हैं बच्चे, गाने देख के, मूवीज देख के वो भी हीरो बनना चाहते हैं। और नौजवानी में मैं सच्ची बताऊं तो हम भी सोचते थे पता नहीं सिगरेट पीने से कौन सा हीरो हमारे अंदर से निकलेगा, लेकिन वो शुक्र है हमारा हीरो तो नहीं निकला, बच गए। अब लेकिन जो लग गए हैं वो कंटिन्यू लगेगा। हमसे पूछ लें तो दे थिंक के ये एक बहुत ज्यादा कोई बहुत ही मॉडलिंग वाला और बड़ी कोई ऐसी फैशन एस्पेक्ट बना दिया गया। अच्छा, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो आपने कहा इसे बचाना कैसे, ये अवेयरनेस हो सकती है। घरों के अंदर सख्ती से नहीं रुकते। मैंने देखा जहां जहां सख्ती है वहां सिगरेट नहीं रुकी, जहां जहां प्यार है वहां रुकी है। ये थोड़ा सा आपको बच्चों के ऊपर एतमाद लेके आना होगा। वहां अच्छा जिनके पेरेंट्स पी रहे हैं उनके बच्चे जरूर पी रहे हैं। अच्छा, वो क्या कहते हैं जी वालिद के सामने नहीं पीते, हम बाहर पीते, लेकिन अब्बा जी भी पीते घर बैठ के। तो फिर जब वहां ये सबसे ज्यादा सेफ जोन होता है कि वालिद पी रहा है तो चले आप भी पी ले, बड़ा भाई पी रहा है तो आप भी पी सकते हैं। आप उसके अंदर एडिक्ट ही उनको देख के हो रहे होते हैं, क्योंकि आपके लिए मोटिवेशन आपके वालिद होते हैं और आपके बड़े भाई होते हैं, आपके उस्ताद होते हैं। जब वो लगे होते हैं तो फिर आप भी पीछे पीछे लग जाते हैं। अच्छा, सिगरेट से ज्यादा हनान इस वक्त खतरनाक जो है वो मंशियात है। कुछ दिन पहले हमारे प्रोग्राम मुजरिम कौन उसके ऊपर हुआ, तो एक उन्होंने रेड जब किया तो वो बहुत बड़ी तादाद में मिकदार मिली, और जब उनसे पूछा गया तो कहते फैसलाबाद की तमाम यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग मेडिकल कॉलेज जो है वो इसका एडिक्ट है। और इसकी बहुत सारी रिपोर्ट्स स्पेशल ब्रांच की ऑन रिकॉर्ड आईबी की आ चुकी हैं कि ये सबसे ज्यादा जो अच्छा फैसलाबाद में अनफॉर्चुनेटली सेल भी सारी फीमेल्स कर रही हैं इसको। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। हम यूनिवर्सिटी में इस चीज को खुद देख चुके हैं अपनी आंखों से कि फीमेल्स कुछ मखसूस लगाई हुई हैं। वो पहले कहते थे ये लड़के हैं पास आउट ही नहीं होते, वो 2-3 लड़कियां पास आउट ही नहीं होती है। वो बाद में समझ आया बेसिकली एक पूरा गैंग है और पूरा एक नेटवर्क है, और पीछे मेंबरान असेंबली हैं, मिनिस्टर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि उनको मालूम होगा कि ये मंशियात बिक्री है, वो सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रहे होते हैं कि ये उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, उन पे इन्वेस्टमेंट। बेसिकली हमें भी तो इस हवाले से कहा गया ना, जब आप पे ऊपर कोई लगा रहा है पैसे, हम देख लें कि हम ये इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है और किस बेहाफ पे कर रहा है। कोई ना कोई तो सर्कमस्टेंसेस होंगे। तो यूनिवर्सिटीज के अंदर इसके ऊपर सिर्फ एक अवेयरनेस वॉक निकाल देना, कैंप निकाल देना या अंदर प्रोहिबिट कर देना। आप जिस मर्जी कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले जाएं प्रोहिबिट है। वॉशरूम्स के अंदर जाकर तो देखें, उन्होंने अंदर नुकरों में माचिस भी रखी होती है, लाइटर भी रखे होते हैं और सबको पता होता है। अच्छा, हर सिगरेट वाला, हर ये मंशियात वाला एक दूसरे का दोस्त है, एक दूसरे की शक्ल देख के वहां चले जाते हैं और वो पी पू के आ जाते हैं, पैसे देते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी मार्केट है जो चल रही है और ये चलती रहनी है। और कोई तो वजह, मंशियात पूरी दुनिया में आम है, वेरी ऑनेस्टली। मतलब ये कभी भी ऐसे नहीं, लेकिन इनको बड़े ही प्यार से आपने अपनी नेशन को, हाँ, आप इसको रोकना कैसे? आपके चढ़ते पंजाब भारत में तो इसका इतना ज्यादा रुझान है, इतना ज्यादा रुझान है कि वो सारा इल्जाम आपके बॉर्डर्स पे लगाते हैं, वहां से स्मगल होकर आती है। तो फिर हमें ये देखना चाहिए कि ये ऐसा एक जहर है जो नसों में घुस रहा है। तो ये कार्टेल्स बड़े मजबूत हैं, जिस किसी ने भी इस पे थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की ना वो जान से गया। बेसिकली देखें हनान, यहां मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। यहां ब्रायलर मुर्गी है ना, ब्रायलर मुर्गी, इसके ऊपर न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि अगर हम इसके ऊपर कुछ ज्यादा तहकीक करके रिसर्च निकालने लगे हमें मार देते हैं, और बहुत सारे डॉक्टर्स मर चुके हैं। मैं एक छोटा सा तबका कह रहा हूं जो बड़ा सेफ जोन है। तो फिर वो जो मंशियात वाले हैं जिसकी एक मतलब आप एयरपोर्ट पे एक हफ्ते के दौरान 2 लोग पकड़ेंगे, एक ने अपने बैग में छुपाई हुई थी और एक ने मिठाई के अंदर। और ये डेयरी प्रोडक्ट्स मना भी है, इसीलिए फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे डेयरी प्रोडक्ट को जरूर, क्योंकि देसी घी के अंदर जब, अब वो मैं बता नहीं रहा कि ये ना हो मेरी बात सुन के कोई सच्ची ये दाल लगा के जाने की कोशिश करे, लेकिन ये डेयरी प्रोडक्ट सच्ची बैन है स्ट्रिक्टली, ताकि इसके अंदर जो चीज छुपाई जाती है ये थिथला होता है, मक्खन, दही
और तो इसके अंदर नजर नहीं आती, घी वाली कोई भी चीज हो तो वो इसके अंदर छुपाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, वो अब एएसएफ को पता है कि ये इन चीजों के अंदर सस्पेक्टेड है, वो सबसे पहले उसको निकालते हैं और उसको चेक सबसे पहले किया जाता है। जब उसको चेक किया जाता है उसके अंदर से निकल आती है और कहते हैं कि 1 किलो 2 किलो, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी जो प्राइस होती है वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ इतनी इतनी बड़ी वैल्यू की होती है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें इसके ऊपर अवेयरनेस सेशंस की बजाय कुछ बहुत ज्यादा संजीदा सोचना होगा। ये जो वॉकशॉप होती है ये कोई संजीदगी नहीं, मैं इसे कभी भी संजीदगी नहीं समझता। बैनर पकड़ते हैं, 10 कदम चले, तस्वीरें बनवाई, इंटरव्यू दिया, चलो जी बात खत्म। कभी भी वॉक करने वालों ने संजीदगी जाहिर नहीं की। जो संजीदा लोग हैं वो मुख्तलिफ टैक्टिक्स अपनाते हैं जो कि यकीनन माशरे में बेहतरी के लिए होते हैं। और मंशियात एक बहुत बड़ी लानत है, लेकिन इसे सिर्फ जुबानी कलामी लानत ना कहें, इसको हकीकत में लेके आगे चलें। गाँव देहात में हुक्का था, चलता था, लोग पीते थे। आज देखें शीशा बैन कर दिया गया है। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, मैंने खुद लंदन में बैठ के शीशा पीते देखे हैं पब्लिक प्लेस पे। सानू उधर दर्ज देता गया ऐसी पंजाब की बिल्कुल ही बैन है। तो फिर अगर आपने कोई चीज बैन करनी है तो उसको ऐसे करें कि आपकी तमाम पान शॉप्स पे शीशे की तमाम प्रोडक्ट्स बासानी अवेलेबल है, शीशा अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है हर घर में। आपने बेसिकली मार्केट से उठा के घर घर पहुंचा दिया, वहां फिर जो कम लोग थे उनको ने पीना शुरू कर दिया। मार्केट के अंदर कुछ स्पॉट से आप लाइसेंस दें, बरतानिया में, अमेरिका में, यूरोप में, सारे मिडिल ईस्ट में ही होता है, लाइसेंस दें, वो लोग ऑपरेट करें ताकि उनके ऊपर आप चेक एंड बैलेंस, जैसे फूड अथॉरिटी रेस्टोरेंट्स पे चेक एंड बैलेंस करती है, आप चेक एंड बैलेंस करें ताकि प्रोहिबिट और इंजरियस जो हैं चीजें उनको प्रोहिबिट करवाया जाए। आप जब चीज बंद कर देते हैं फिर उसका फैलाव तेज हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। आपको जैसा कि पता है कि हमारे सेकंड सेगमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुका है और सेकंड हाफ के अंदर हमारा कोशिश होती है कि हम आम लोग जो कि ये सोचते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर कि चीज़ों के रेट्स क्या होंगे, अशिया ख़ुरनोश के रेट्स क्या होंगे, तो उनके लिए स्पेशल सेगमेंट जो है वो आज के बहुत इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके अंदर हम बहुत सारे रेट्स गुज़श्ता रोज़ की निस्बत उनके साथ कंपैरिजन भी करते हैं। सब्जियां, फ्रूट्स, गोश्त, इनके रेट्स कितने बढ़े हैं, कितने कम हुए हैं। तो जनाब आज के रेट्स जो मार्केट कमेटी की तरफ से क्या होंगे ये जानेंगे आज के भाव में। मौजूद होंगे। बिलाल बताइएगा क्या सूरत हाल है, मार्केट कमेटी का क्या कहना है, लिस्ट जो पब्लिश की गई है उसके मुताबिक रेट्स क्या होंगे? अच्छा, बिल्कुल मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज बुध की रेट लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। मार्केट कमेटी की रेट लिस्ट के मुताबिक ब्रायलर मुर्गिया गोश्त 15 रुपये फी किलो सस्ता हुआ है, 665 से 650 रुपये किलो पे आ गया है। अंडे फार्मी अपनी मुकर्ररा कीमत 261 रुपये दर्जन महंगे तरीन है इस मौसम के अंदर, उसके ऊपर बरकरार है। सब्जियों के अंदर तेजी देखी जा रही है जबकि फल मुस्तहकम दिखाई देते हैं। आलू 68 रुपये किलो है, प्याज 65 रुपये किलो है, टमाटर 35 रुपये किलो है, अदरक थाईलैंड 750 रुपये किलो है, लहसुन चाइना 335 रुपये किलो है, लीमू 190 रुपये किलो है, सब्ज मिर्च 60 रुपये किलो है। टिंडे 10 रुपये महंगे हुए 130 से 140 रुपये किलो, करेला 15 रुपये महंगा हुआ 85 से 100 रुपये किलो, घिया कद्दू 5 रुपये महंगे हुए 50 रुपये से 55 रुपये किलो, बैंगन 11 रुपये महंगे हुए 44 से 55 रुपये किलो, शिमला मिर्च 5 रुपये महंगी हुई है 105 से 110 रुपये किलो, सेब काला कुल्लू 335 पे है, सेब सफ़ेद 220 रुपये किलो है, केला 320 रुपये दर्जन है, फालसा 150 रुपये किलो है, खरबूजा 90 रुपये किलो है, तरबूज 40 रुपये और आड़ू 135 रुपये किलो पे बरकरार है। आम अनवर रटोल 370 रुपये किलो है, आम सिंदड़ी 200 रुपये है, आम लंगड़ा 110 है, आम दुसहरी 220 है, आम मालदा 140 रुपये किलो की कीमत पर बरकरार है। हफ्ते के आगाज़ के अंदर ही बड़ी मामूली सा फ़र्क जो है वो नज़र आता है। कुछ चीज़ें महंगी होती हैं, एक दिन दूसरे दिन कम होती हैं, लेकिन आज सब्जियों के अंदर जो है वो तेज़ी देखी जा रही है। ब्रायलर मुर्गिया गोश्त सस्ता प्रोटीन अवाम की पहुँच से ताल अभी भी दूर है। 650 कीमत ओपन मार्केट में कहीं 625 करीब यही 900 ग्राम के हवाले से दस्तयाब होता है। तो कीमतों के अंदर फ्लक्चुएशन है लेकिन आवाम के लिए भारी और भरकम साबित होती दिखाई दे रही है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, आप सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है कि गुज़श्ता दिनों के अंदर एक वाक़या जो है लाहौर के अंदर पेश आया, जिसमें चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर के साथ जो है वो तूफ़ानी बदतमीज़ी की गई। उसके बाद कहा यह जाता था कि बच्चा जो वहाँ पर लाया गया वो क्रिटिकल कंडीशन में था।
डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो डॉक्टर ड्यूटी पे मौजूद थे उनका ड्यूटी थी भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके साथ जो है वो लवाकिन की तरफ से ज्यादती की गई। अलबत्ता लवाकिन गुस्से में थे क्योंकि उनका कहना था कि बच्चे की टेक केयर नहीं सही से की गई। अब उस वजह से पंजाब भर के अंदर ये देखने में आया कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से हड़तालों का ऐलान किया गया और ओपीडीज को बंद कर दिया गया। सोशल मीडिया के ऊपर भी इसकी कंपेन जो है वो चलाई गई, अपना भरपूर एहतजाज उनकी तरफ से रिकॉर्ड करवाया गया। क्या मामला था, किस तरफ चीज़ें जो है वो जारी हैं, तमाम तर सूरत को जानने के लिए आज हमने जिनको दावत दे रखी है अपने शो के अंदर, उनका तारुफ जो है मैं आपके साथ करवा दूं। हमारे साथ डॉक्टर मारूफ वैन साहब मौजूद होंगे जो कि पैटर्न इन चीफ है YDF पंजाब के। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर औरंगजेब गुज्जर भी मौजूद होंगे जो कि प्रेसिडेंट है YDL अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद के। तो आपको भी जनाब वेलकम करते हैं शो के अंदर। मारूफ वैन से शो का आगाज करते हैं। मारूफ, क्या वाकया पेश आया और डॉक्टर्स इतना वाइब्रेंट क्यों हो गए इस वाकये के बाद? देखें, ये जो इंसिडेंट हुआ है मतलब ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर का है और आपको पता है कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां मतलब पंजाब छोड़ के पूरे पाकिस्तान से ही लोग ऑलमोस्ट आते हैं, क्योंकि एक वाहद यानी कि स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है जो मतलब हर तरह के मरीजों को, हर तरह के जो पेशेंट्स हैं उनको कैटर करता है। तो एट दैट टाइम, एट दैट स्पेसिफिक नाइट, उस रात जो है मतलब एक जो बच्चा जिसको मीजल्स था, ठीक है, मीजल्स नमूनिया की वजह से, मीजल्स की वजह से नमूनिया हुआ, खसरा जिसको आम ज़बान में कहते हैं, उसकी वजह से उसको नमूनिया हुआ तो हॉस्पिटल में एडमिटेड था। तो उसकी वजह से उसका जो फेफड़े थे काफ़ी हद तक डैमेज हो चुके थे और डैमेज होने की वजह से पेशेंट जो बच्चा था उसको जो है सांस जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा था। तो डॉक्टर्स ने उनको सजेस्ट किया कि इस बच्चे की जो मेंटेनेंस के लिए वेंटिलेटर ज़रूरी है, हम इसको वेंटिलेटर पे लगाते हैं या CPR करेंगे क्योंकि सिचुएशन क्रिटिकल थी। तो उस सारे असना में जो है एक इसके साथ बताता चलूँ कि बच्चा था भी प्रीमेच्योर। प्रीमेच्योर का मतलब है कि बच्चे की जो है उसकी पैदाइश जो है 7 मंथ पे हुई थी बजाय एक 9 मंथ पे। जब बच्चा प्रीमेच्योर डिलीवर होता है तो उसको ऑलरेडी जो है वो उसकी इम्यूनिटी भी वीक होती है, कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस सारी सिचुएशन में उन्होंने रिटन फॉर्म में लिख के दिया था कि हमने ना बच्चे को वेंटिलेटर पे डालना है, ना बच्चे का CPR करना है। CPR का मतलब है कि उसको जो अगर वो अल्लाह ना करे सीरियस हो जाता है तो उसको ट्यूब डाल दें या उसको जो है हाथ से देखते हैं रिससिटेट करें, उसकी किसी किस्म की इजाज़त नहीं दी थी उन्होंने, ठीक है। तो जब ऑल ऑफ जाहिर सी बात है कि इस सारी क्रिटिकल सिचुएशन में जब आप CPR अलाउ नहीं करते, वेंटिलेटर का अलाउ नहीं करते, लिख के भी दिया हुआ है आपने, तो डेफिनेटली जो है ना मतलब बदकिस्मती के साथ जो है सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जब सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हो तो अनफॉर्चुनेटली उस रात जो है बच्चे की डेथ होती है। सारा कुछ उनको एक्सप्लेन किया हुआ था, जो मेडिकेशन चल सकती थी वो हमारे डॉक्टर्स कर रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ सडन होता यह है कि उनका कोई बाहर से जो अटेंडेंट्स आते हैं, देखें कुछ लोग होते हैं जो पेशेंट के एक्चुअली अटेंडेंट्स होते हैं, वो सारा ब्रीफ्ड होते हैं, उनको सारा बताया गया होता है कि आपके बच्चे को ये मसला है, ये पेचीदगी है, ये इसका आउटकम है। लेकिन एज ऑल ऑफ सडन कोई बाहर से मॉब की टाइप में आता है, वो सुना है कि एक ऐसा ही है सिंध पुलिस का, या उसके साथ 2-3 और अटेंडेंट आते हैं कि जी हमारा बच्चा मार दिया है डॉक्टर्स ने, हालांकि वो जो डॉक्टर्स है जिसको मारा गया वो उस सेगमेंट का था भी नहीं एट दैट टाइम। मतलब हमारे जो 3 डॉक्टर्स ड्यूटी पे थे, वो जो डॉक्टर साहब थे हमारे जो हैं वो ड्यूटी पे उस सेगमेंट के थे नहीं, वो डिफरेंट जो है सेगमेंट देख रहे थे। तो उसको जो है उन्होंने खींचा है आपके सामने, फिर उसको मारा भी गया है, उसको उसके कपड़े फाड़ दिए गए हैं, उसको जो है सिंक में उसका सर दे के पीछे से उसको, मतलब जितना मैं कहता हूँ डॉक्टर की तारीख में, प्रोफेशन में जितना वहशियाना तशद्दुद उस डॉक्टर साथ पे हुआ है, हमारे जो लड़के पे हुआ, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। तो उसका डेफिनेटली फिर जो है रिस्पॉन्स आना ही आना था। बिलीव में उस वाक्य के बाद हमारी लेडी डॉक्टर्स की तरफ से, हमारे यंग डॉक्टर्स की तरफ से, हमारे सीनियर डॉक्टर्स की तरफ से इतना का प्रेशर था, किस तरह के हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में डॉक्टर्स एटलीस्ट काम नहीं कर सकते। जब किसी की अपनी जो है मतलब डॉक्टर्स नो डाउट मसीहा भी हैं, लोगों की यकीन जाने खिदमत भी करते हैं, ईद हो जाए, मतलब पब्लिक हॉलीडे हो जाए, रमज़ान है, कोरोना की आपकी मिसाल आपके सामने थी, हमारे यंग डॉक्टर्स ने अपने घर वालों को नहीं देखा, अपने ओल्ड पेरेंट्स को नहीं देखा, हमारी फीमेल्स ने अपने बच्चों को नहीं देखा, 24/7 जो है ड्यूटी पे रहे हैं, अपनी जाने खतरे में डाल के जो है वो सारा काम भी किया, सफ़र भी किया, लेकिन एट दी एंड जब आपकी अपनी सिक्योरिटी नहीं है, आपको अपना आप पीस ऑफ माइंड के साथ
पीस ऑफ जो है मतलब आपको सिक्योरिटी के साथ आपको एक जो है जहनी सुकून ही नहीं है। तो इस तरह के हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में हम पे यकीन जानी इतना प्रेशर था कि ऑल ऑफ ए सडन जो है पूरे पंजाब के डॉक्टर्स ने कहा कि हम काम नहीं कर सकते। फिर भी वाईडीए पंजाब की लीडरशिप ने, मैं ये समझता हूं कि एट दैट टाइम समझदारी का मुजाहरा किया, पेशेंट्स को मद्देनजर रखते हुए, पेशेंट्स की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए, अपने मरीजों को सामने रखते हुए सिर्फ जो है ओपीडी की सर्विस विद राखी, ताकि इमरजेंसी, इंडोर, आईसीयू, सीसीयू सारा कुछ चलता रहे, ताकि बहुत ज्यादा जो है हमारे पेशेंट्स का नुकसान ना हो। और इसके साथ साथ हमने जो काम किया वाईडीए पंजाब ने, हमने अपने लोगों को, हमारे यंग डॉक्टर्स को हमने वैसे उनको यानी कि कन्वे किया है कि आप अपनी इमरजेंसी में स्ट्रेंथ बढ़ा दें, ताकि जाहिर सी बात है आउटडोर बंद होगा तो जो मरीज है आउटडोर से इमरजेंसी की तरफ जा सकें, ताकि किसी मरीज का बहुत नो डाउट हर्ज होता है। हम ये नहीं कहते कि आउटडोर बंद होने से मरीज सफर नहीं करते, नो डाउट सफर करते हैं, दूर दराज से भी आते हैं, लेकिन हमने जितनी कोशिश हम अपनी तरफ से कर सकते थे कि इसको जो है एहतजाज को लो पेस पे रखें, ओपीडी की सर्विसेज विदड्रा करें, और इसके साथ साथ हमने इमरजेंसी में स्ट्रेंथ बढ़ा दी, ताकि मरीजों को जितना भी फैसिलिटेट किया जा सकता है, जितना भी उसको उनको रिलीफ दिया जा सके, हमने अपनी तरफ से देने की कोशिश की है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। डॉक्टर औरंगजेब गुजर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्टांस इस मौजू पे क्या है? क्या आपको लगता है कि जो किया गया गलत किया गया, और अगर सपोज मारकुटाई ना होती, किसी की गफलत होती, तो उसके लिए वाईडीए कहां पे स्टांस लेती? देखिए, सबसे पहले हनान भाई, ये जो इतना बड़ा इशू हुआ और इसकी जो लहर है, अब ये पंजाब से निकल के पूरे पाकिस्तान में फैल गई है। अब यहाँ पे केपीके में भी, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी डॉक्टर्स वो सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं जो ये वायलेंस हुआ है। अब देखिए, किसी भी सोसाइटी में आप चले जाएं, वहाँ पे एक मैकेनिज्म तय है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन जब आप वायलेशन करते हैं तब आप कानून को हाथ में लेते हैं। अब अगर किसी डॉक्टर्स की गफलत, जो समझता है अटेंडेंट के डॉक्टर की गफलत से पेशेंट मर गया, जो आजकल एक आम फिक्रा ज़दे ज़ुबान भी रहता है, क्योंकि हम ऐसे पाकिस्तान में रहते हैं जहाँ पे आपने देखा होगा डॉक्टर्स जो हैं वो उसकी गफलत से मरीज़ मर जाता है, लेकिन पीर की दुआ से उसको शफा मिल जाती है। लेकिन हेल्थ केयर कमीशन हमारा एक ऐसा अदारा है, अगर देखें उसमें अगर आप एप्लीकेशन डाल देते हैं तो हेल्थ केयर कमीशन उसको प्रॉपर परस्यू करता है। अगर किसी डॉक्टर की गफलत किसी जगह पे हुई है, नो डाउट हुई भी होंगी, उसमें हेल्थ केयर कमीशन हमारा जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का लाइसेंस होता है, जो लाइसेंस हमें प्रैक्टिस करने की इजाज़त देता है, वो लाइसेंस उसका कैंसिल कर दिया जाता है। वो डॉक्टर किसी भी जगह पर वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। इवन दो के डॉक्टर के अंगेज केस भी चलता है, आप उसको सू भी कर सकते हैं। यानी कि आपने कोई भी काम करना हो, आप कानून के दायरे में रह के करें तो आपको इंसाफ भी मिलता है, बजाय इसके कि आप जो है वो डंडा खुद उठा लें, खुद ही लोगों को इंसाफ का तकाजा देना शुरू कर दें, खुद ही आप वो जज बन जाए किसी भी फैसले में। ऐसे किसी जगह पे नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आपको नहीं लगता कि इस तरह के वाक़यात अगर अक्सर औकात पेश आते रहते हैं, इसके लिए मुनासिब कानून साजी कोई होनी चाहिए? देखें हनान भाई, हमारी जो फील्ड है ना, ये बड़ी सेंसिटिव फील्ड है। इसमें हमारी 70% जो है वो फीमेल्स की तादाद है। वो एक इतना बड़ा बल्क है, यकीन करें, अब इतनी इनसिक्योरिटीज़ है, उसके लिए जो है ना पूरे दुनिया में आप चले जाएं, इवन के बांग्लादेश है, आपके पड़ोसी ममालिक हैं, इंडिया है, अफगानिस्तान है, वहाँ पे सिक्योरिटी के जो लेजिस्लेशन बिल बने हुए हैं डॉक्टर्स की जो प्रोटेक्शंस के लिए। हम कोई ऐसा बिल डिमांड कभी भी गवर्नमेंट से नहीं कर रहे जिसपे देखें, इस ऐसा बिल है जिसपे गवर्नमेंट का 1 रुपया भी खर्च नहीं आ रहा। आपने एक लेजिस्लेशन पास करनी है या एक ऑर्डिनेंस के थ्रू आपने एक एक्ट लेके आना है, ताकि जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारी फीमेल्स हैं, अब देखिए इस वाक़े के बाद फीमेल्स में इतना वो खौफ और रास पाया जा रहा है। कुछ के बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उसके हस्बैंड्स हैं, भाई हैं, वो इतना परेशान है कि यार हमारी बेटी या हमारी बीवी या हमारी बहन जा रही है वहाँ पे, तो वो अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा इशू बन जाए, क्योंकि हमारे इवनिंग नाइट पे अमूमन फीमेल्स अकेली काम कर रही होती है वहाँ पे, अकेली डॉक्टर जो है वो 100 पेशेंट्स को ट्रीट कर रही होती हैं। आप मुझे बताएं, अगर ऐसा वाक़या आ जाए, अनहोनी वाक़या पेश आ जाए, तो कम्युनिटी वहाँ पे कहाँ स्टैंड करेगी या डॉक्टर्स कम्युनिटी क्या करेगी? इसके लिए हमने गवर्नमेंट से डिमांड की हुई है कि हमारा जो बड़ा अरसा दराज से एक लेजिस्लेशन का बिल पड़ा हुआ है वो आप उसको अप्रूव करें, ताकि डॉक्टर्स को एक जो है टॉलरेंस फ्री इन्वायरमेंट मिल सके, डॉक्टर्स उस इन्वायरमेंट में अपना 100% परफॉर्म कर सकें। अब देखिए, पेशेंट्स जो होते हैं वो डॉक्टर्स के लिए होते हैं, और डॉक्टर्स कहते हैं कि जब आपका सेफ इन्वायरमेंट होगा तो हम अपनी जो आउटपुट होती है वो 100% देंगे और पेशेंट्स का इलाज है वो बेहतरीन किस्म का होगा। और जब एक अटेंडेंट्स आते हैं, एक पेशेंट के साथ 10-10 अटेंडेंट आएंगे, वो एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट जैसे मरूब भाई ने बताया बन जाता है, तो उसमें डॉक्टर्स जो हमारे कैसे काम करेंगे?
बिल्कुल ठीक कहा मरूफ साहब, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। डॉक्टर्स की तादाद ऑलरेडी कम है और उन पे बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो इस सूरत हाल में आप नहीं समझते कि जिस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए नहीं हो पाता पेशेंट? फिर मोस्टली कोशिश डॉक्टर की ये होती है जो ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन का पेशेंट है उसको पहले देख लिया जाए, उसकी वजह से दूसरे जो है समटाइम गुस्सा करते हैं। ये सूरत हाल कैसे अब ठीक की जा सकती है, मैनेज कैसे होगा? देखिए, इसमें मतलब एक तो मैं उस दिन बता दूं कि एट दैट टाइम, एट दैट स्पेसिफिक नाइट, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में 230 बच्चे जो दाखिल थे, जिसको 3 डॉक्टर्स देख रहे थे। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मतलब ये है कि हमने मल्टीपल टाइम्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, जो लास्ट गवर्नमेंट थी मतलब जिसमें हमारी मतलब हेल्थ मिनिस्टर भी डॉक्टर थी, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, उनसे भी मल्टीपल टाइम यकीन जाने डिमांड की है, पिछली हुकूमतों से भी करते रहे कि खुदारा जो हॉस्पिटल में है अपनी मैन पावर बढ़ाएं, डॉक्टर की स्ट्रेंथ बढ़ाएं। इसी तरह हमने जो रिसेंटली हमने डिमांड की है, मतलब रिसेंटली जो हमारे जवेद अकरम साहब हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, नो डाउट ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, उन्होंने जो है कुछ ही यानी कि ये 2-3 महीने जो भी टाइम मिला है उन्होंने नो डाउट जो बड़े अच्छे स्टेप्स लिए, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। जो बंदा काम करेगा YDA पंजाब हमेशा उसको अप्रिशिएट करती है, उनके साथ तावन भी करती है। हमने मल्टीपल टाइम्स कोशिश ये की है कि अस्पतालों में एक तो डॉक्टर्स की सीटें बढ़ाई जाएं, दूसरा हमारे पास जो PG ट्रेनिंग आते हैं, जो ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर्स आते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से, उनकी तादाद जो है हर 6 महीने बाद इंडक्शन, तो उसको बढ़ाया जाए ताकि, क्योंकि अवाम का जो है अस्पताल जो है जो भी आपको पता है, अगर ये अलाइड हॉस्पिटल है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, ये 1987 का बना हुआ है। अब उसके बाद जो है इसमें मल्टीपल, आप वहाँ की जो पॉपुलेशन एट दैट टाइम देखें और एट दैट टाइम की अभी की पॉपुलेशन देखें, सीटों की स्ट्रेंथ में इजाफा नहीं हुआ, डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन आप देखें पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है, बर्डन कितना बढ़ गया है। अब अगर आप एक वार्ड में जाएं जहां आपके पास 50 या 60 बेड्स हैं, तो वहां मरीजों की तादाद होती है 130 होती है, 140 होती है। तो इसी तरह, लेकिन डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ कोई बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत तो बढ़ी है, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के लिहाज से, पेशेंट के लिहाज से नहीं बढ़ी। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से जो नई गवर्नमेंट भी आती है, जो रिसेंट भी है, इनसे डिमांड यही है कि इसके डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए और इसके साथ साथ कुछ लोगों को ऐसे इंसेंटिव दिए जाएं। मैं मतलब अगर आपको मिसाल दूं, सिर्फ अलाइड अस्पताल की अगर आप एग्जांपल लें, तो यहाँ जो है मतलब सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं ग्रेड 18 की, यकीन जाने 130 सीटें खाली पड़ी हैं। इसी तरह कुछ और कैटेगरीज हैं जिनकी सीटें भी खाली हैं, मतलब लोग डॉक्टर्स पहले कम है इनकी सीटें, तो इन लोगों को इंसेंटिव दें या लोगों की प्रमोशन करें। क्या वजह है डॉक्टर साहब, क्यों नहीं हायर कर रहे अगर सीटें खाली? मुझे नहीं पता, असल में ना चीजें ये हैं कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ लोग भी ना लकीर के फकीर ही आते हैं। ठीक है, यहाँ पिछली जो है हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहबा थे, हमने उनसे डिमांड की कि 130 सीटें जो है पिछले 25 साल से खाली पड़ी हैं यहाँ पे। 25 साल से 130 सीटें खाली हैं। अब बात सुने, हमने उनसे डिमांड की कि 130 सीटें खाली ना, इन सीटों को SMO की सीटें हैं, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, हमारे 2 कैडर होते हैं, एक टीचिंग कैडर है, एक जनरल कैडर है, MO SMO APM। एक हमारा कैडर होता है कि मेडिकल ऑफिसर है, फिर सीनियर रजिस्ट्रार है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट, फिर प्रोफेसर। हमने बड़ी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट की कि मैडम इनको ना इस तरह करें कि ये तो 20 साल से 25 साल से खाली पड़ी हैं, हम इनको सीनियर रजिस्ट्रार में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर सीनियर रजिस्ट्रार एक टीचिंग कैटेगरी है, इसमें लोग यहाँ तो प्रमोट हो जाएंगे या हम ढाक पे बाहर से लोग रख लेंगे, क्योंकि इतने जो डॉक्टर्स ने FCPS किए हुए हैं, मतलब स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं। अगर हम इन सीटों को 30 सीटों को SR में कन्वर्ट कर लेंगे ना, तो नो डाउट जो हमारा अस्पताल का बर्डन जो है, अगर 130 सीनियर बंदे आ जाते हैं, सीनियर रजिस्ट्रार आ जाते हैं, या इनको आदि को असिस्टेंट प्रोफेसर में कन्वर्ट, तो देखें हर वार्ड में अगर 2-2, 4-4 भी SR AP आ जाए तो वार्ड के क्या हालात बदलेंगे। यकीन जाने हमने मल्टीपल टाइम्स मीटिंग की, एक डॉक्टर्स के लिए टेक्निकल पॉइंट समझना कितना मुश्किल था, लेकिन नहीं, हमारे दौर में भी इतने थे, हम अपने दौर में भी जो है मतलब इतने डॉक्टर से काम करते थे, हम अपने दौर में भी सोया नहीं करते थे। तो उन्होंने बस वही लॉजिक जो दी कि यानी कि लकीर के फकीर होने वाली कि हमने नहीं करना जी, इस सीटों को खाली पड़ी रहे। अब इस जो सीटें खाली पड़ी हैं, ये मतलब ये कौन सी कोई हुकूमत पे कोई एक्स्ट्रा बर्डन डालना था, या हमने कोई एक्स्ट्रा इस पे जो है फाइनेंशियल इंपैक्ट आना था? बस एक चीज़ को उन्होंने स्ट्रीमलाइन करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं किया। लेकिन अब हमने जो है जवेद अकरम साहब से भी रिक्वेस्ट की है, ठीक है, कि खुदारा फाइनेंशियल इंपैक्ट को नहीं है, फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, तो आप क्यों नहीं ऐसे इकदाम करते जिससे जो है मरीज फैसिलिटेट हों, डॉक्टर फैसिलिटेट हों, मेडिकल प्रोफेशन
फैसिलिटेट हो, तो ऑलमोस्ट फिर सारे जो इसका इम्पैक्ट है पूरे अवाम पे ही आना है, हमारे फैसलाबाद पे ही आना है। आपको क्या लगता है ब्रेक कहाँ पे लगी है? वो अगर नहीं कर रहे तो क्यों कर रहे हैं? आप कोई हल सोल्यूशन बता रहे हैं तो कोई दरमियानी रास्ता क्यों नहीं निकलता है? सर देखें, वाईडीए पंजाब ने, वाईडीए फैसलाबाद ने हमेशा जो है आवाज़ उठाई है, जेन्युइन पॉइंट्स पे उठाई है। अगर यकीन जाने अगर हमने हड़ताल की है ना, तो इस पे यानी कि हमने इस पे कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं की, हमने कहा कि एक सिक्योरिटी लेजिस्लेशन बिल दे दें। ठीक है, आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मैं बताता चलूं, जो हमारी अवाम भी जो अवाम में जो है ना बाज़-औक़ात नहीं क्लियर जाता कि डॉक्टर सिर्फ जो है ना अपनी डिमांड्स के लिए, अपनी तनख्वाहों के लिए जो है ना मतलब मुतालबात करते हैं, तो अपनी अवाम के लिए, अपने सुनने वालों के लिए आप लोगों के प्रोग्राम की तवज्जो से ये बताता चलूँ कि डॉक्टर्स की जो स्ट्राइक है, एक हम ये जो है डिमांड करते हैं अपनी अवाम से भी, अपनी गवर्नमेंट से भी, अपने हेल्थ मिनिस्टर से भी, अपने हेल्थ सेक्रेटरी से कि खुदारा डॉक्टरों को एक पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दें। ठीक है, पीस ऑफ माइंड दे दें, ताकि जो है हमारी लेडी डॉक्टर्स, हमारे डॉक्टर्स आईसीयू में, इमरजेंसीज में, सीसीयू में बेहतरीन जो है तरीके से अपने जो है पेशेंट्स को इलाज कर सकें। दूसरा हमने ये डिमांड की है कि सिक्योरिटी लेजिस्लेशन बिल है क्या, उसमें हमने सिर्फ ये डिमांड की है कि एक अगर डॉक्टर काम कर रहा है या मतलब कोई हमारी नर्स या पैरामेडिकल स्टाफ काम करे, उनके काम में कोई इंटरप्शन ना करे, उनको कोई आके बाहर से जो है मारे पीटे ना, कोई आके उनके दुपट्टे ना खींचे, कोई उनकी आके स्टेथोस्कोप ना खींचे। अगर कोई इस तरह का कोई काम करता है तो उस पे जो या डॉक्टर को तशद्दुद का निशाना बनाता है या हमारे किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल को तशद्दुद का निशाना बनाता है, तो उसकी नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए, उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए, ताकि जो है मतलब आइंदा से एक एग्जाम्पल सेट हो जाए, ताकि कोई ये जुर्रत ना करे कि सरकार के अस्पतालों में आके जो है सरकार के लोगों को किस तरह डिस्टर्ब करना है। उसका एक पॉइंट। दूसरा हमने ये हमारी जो उसमें दूसरी शिक है, हमने जो मेन डिमांड की है कि अगर इस तरह की कोई तोड़ फोड़ करता है आके, सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाता है, मशीनरी को नुकसान पहुंचाता है, शीशे तोड़ता है, तो जितनी उसकी जो है कॉस्ट बनती है उसे 3 गुना वो पे करे, ताकि जो है किसी को यानी कि ये एहसास हो कि अगर आइंदा किसी ने तोड़फोड़ की या तो फिर उसको जो है मतलब उसकी जो है उसको सजा मिलनी चाहिए। दूसरा ये है सिर्फ जो लोगों को ये इसमें डॉक्टर्स भी प्रोटेक्ट होते हैं, सरकारी अस्पताल भी प्रोटेक्ट होते हैं, पेशेंट्स भी प्रोटेक्ट होंगे। और अगर किसी अटेंडेंट को ये लगता है कि डॉक्टर सही काम नहीं कर रहा या जो है मतलब डॉक्टर्स के जो हमारा स्टाफ है, मतलब हमारी स्टाफ नर्सेज हैं, हमारा अमला सही काम नहीं कर रहा है, तो एट दैट टाइम हमने ये लिख के दे दिया कि हर अस्पताल में, हर वार्ड में जो है असिस्टेंट जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, AMS DMS का नंबर है, उस पर कंटेक्ट करें, उनको एक रिटर्न एप्लीकेशन उनकी शिकायत करें। अगर उनको लगता है कि उनकी शिकायत करने से उनका अजाला नहीं हुआ या डॉक्टर्स को या जिसने भी नेग्लिजेंस की है, खुला कहते हैं कि किसी ने अगर नेग्लिजेंस की है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, चाहे डॉक्टर है, चाहे नर्स है, चाहे जो है पैरामेडिकल स्टाफ है। अगर उनको वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं AMS से DMS से, तो फिर जाएं, हेल्थ केयर कमीशन पड़ा है, उस पर यकीन जाने, जैसा कि औरंगजेब साहब ने बात की है, उस पर भी डॉक्टर्स के लिए अगर वो वाकई उसमें मुलवस पाया जाता है, लोगों को जुर्माने भी हुए हैं, लोगों के अस्पताल भी यहाँ बंद हुए हैं नेग्लिजेंस पे, लोगों के PMDC भी कैंसिल हुए हैं, तो सारा कानून मौजूद है। लेकिन खुदा कानून को हाथ ना ले, पेशेंट्स को जो है मतलब उनकी जो हेल्थ केयर डिलीवरी उसमें इंटरप्शन ना डालें, सरकारी अमला को नुकसान ना पहुंचाएं, हम सिर्फ ये चाहते हैं। और इसके साथ साथ एक ये हमारी बड़ी जेन्युइन सी डिमांड है कि 1 पेशेंट जो है 1 अटेंडेंट वाली पॉलिसी खुदारा कर दें। बिल्कुल, इस पे डॉक्टर साहब मजीद डिटेल में गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया, तो नाज़रीन यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डॉक्टर औरंगजेब गुज्जर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं जब इस तरह का कोई भी वाक़या पेश आता है, जैसे वीडियो बनी सोशल मीडिया पे चढ़ी और फिर उसके बाद वायरल हो गई, बहुत सारे लोगों ने उसे देखा, बहुत सारों ने डॉक्टर्स के हक में बात की, बहुत सारों ने डॉक्टर्स के खिलाफ बात की, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट इन चीज़ों के ऊपर क्या जा रहा है, इस पर ज़रा बताइए। देखिए अनान भाई, सबसे पहले कि जितने भी हमारे सोशल मीडिया के यूज़र हैं वो टोटली इतने अपडेट नहीं होते। अप टू डेट होने की मकसद ये कि वो मेडिकल की एथिक्स के मुताबिक वो अप टू डेट नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम फिर भी अपने अवेयरनेस जो हमारे फेसबुक के ऑफिशियल पेजेस बने हुए हैं, जैसे वाईडीए पंजाब का, वाईडीए फैसलाबाद का, वाईडीए DHQ का, गुलाम अहमदाबाद का है,
हम सबसे पहले उस वाक़े को पूरी तरह बयान करते हैं, इवन कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और उसके अलावा हम अपने वीलॉग भी बनाते हैं जिसमें हम पूरे वाक़े को एक अच्छी डिस्क्रिप्शन में बताते हैं और उसमें उसके जो एक्चुअल हक़ाइक़ होते हैं कि वाक़या कब, क्यों और किस वजह से पेश आया। तो वो करने के बावजूद भी आपको पता है कि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, लोग इसका यूज़ भी करते हैं, मिस यूज़ भी उतना ही होता है। तो फिर जो बंदा जिस सिनेरियो में कोई बात कर रहा होता है, अब हम ज़्यादा से ज़्यादा लकीर के फ़कीर काफ़ी लोग वहाँ पे बैठे होते हैं, उन्हें एक्चुअली इश्यूज़ का आइडिया नहीं होता कि डॉक्टर्स क्या डिमांड कर रहे हैं, डॉक्टर्स किस बात पे लड़ रहे हैं और डॉक्टर्स किस लिए लड़ रहे हैं। ये जितनी भी लड़ाई, अगर आप इसको थोड़ा सा पस मंज़र में जाएंगे ना, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, ये सारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ पेशेंट्स के लिए हो रही है। हमारी क्या डिमांड है कि डॉक्टर्स को अगर सेफ़ इन्वायरमेंट मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, पेशेंट्स का अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे। अगर हमें अच्छी मेडिसिन मिल जाती है वो हमने थोड़ी लेनी है, हमने पेशेंट्स को देनी है। अगर हमें बेड्स ज़्यादा मिल जाते हैं तो हमने किस लिए लेने हैं, पेशेंट्स के लिए लेने हैं। अगर हमारी पीजीआर की सीट्स कम है, अगर वो बढ़ जाती है तो हमने क्या करनी है, वो डॉक्टर्स ने पेशेंट्स देखने हैं। ये सारे चीज़ों को अगर आप रिवाइज़ करेंगे, जैसे मरूब भाई ने बताया सीट्स हमारी पेंडिंग पड़ी हैं, वहाँ पे हायरिंग नहीं हो सकी, वहाँ पे जितने भी लोग अभी तक हायर ही नहीं हो सके, वो खाली क्यों पड़ी हैं। अगर वो लोग आ जाएंगे, वो लोग क्या करेंगे, वो पेशेंट्स को करेंगे। जितना भी हमारा, क्योंकि हमारा और पेशेंट्स का एक रूहानी रिश्ता है, वो कायम रहना है, जिसके लिए डॉक्टर्स बना है, जिसके लिए पेशेंट बना हुआ है। तो बाज़ लोग फिर उस चीज़ को मिस कैलकुलेशन करते हैं कि पता नहीं डॉक्टर्स क्या हैं, डॉक्टर्स कातिल हैं, कोई जिसके मुंह में जो वर्ड यूज़ आता है वो यही देता है। लेकिन वो उस चीज़ का एहसास ज़रूर होता है जब वो खुद बीमार होता है, उसकी फैमिली में कोई बंदा बीमार होता है, उसके पेरेंट्स में कोई बीमार होता है, जब वो डॉक्टर्स के पास जाता है तब उसे डॉक्टर्स की और इस फीलिंग का सारे का अदराक होता है। तब उसे पता चलता है कि जो अल्फाज उसने सोशल मीडिया पे एक बैड लैंग्वेज यूज़ की थी या कोई अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की थी या कोई फॉल लैंग्वेज मतलब यूज़ की थी, फिर उसे एहसास होता है कि डॉक्टर्स के एक्चुअली इश्यूज़ क्या हैं और डॉक्टर्स क्यों ये सारी चीज़ें करता है और अंडरस्टैंड करने की चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं। बिल्कुल ठीक कहा। मरूफ साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? सोशल मीडिया का इम्पैक्ट अब बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया। पहले की निस्बत अगर बात करें ना, पहले इक्का दुक्का वाक़यात होते थे, अब आपको भी बाज़ औक़ात ये होता है कि मामला कहीं पे होता है, सोशल मीडिया के थ्रू भी पता चलता है, फिर वाईडी एक्टिव होती है। तो आप नहीं समझते कि जहाँ पे इसका नेगेटिव यूज़ होता है पॉजिटिव भी हो सकता है? देखिए, नो डाउट जो है ना, किसी भी चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव अपनी जगह, इसी तरह सोशल मीडिया का है। मतलब सोशल मीडिया पे मतलब अगर हम ये समझते हैं कि यानी कि एक तो जो है ना, मतलब इसी चीज़ को सोशल मीडिया ही पकड़ के ना, एक तो वाईडी पंजाब अपना काम कर रही है, हमने अपने जो पर्सनल पेजेस हैं, मतलब अपने पर्सनल अकाउंट्स हैं या मतलब अपने ऑफिशियल पेजेस हैं, वाईडी फैसलाबाद का पेज है, DHQ का पेज है, पंजाब का पेज है, गुलाम अहमदाबाद का पेज है, तो उसमें हम कोशिश, जैसे औरंगज़ेब ने कहा, हम कोशिश करते हैं कि अवाम को बताते जाएँ कि हमारी अगर स्ट्राइक है वो किस वजह से हो रही है, या अस्पतालों में जो है मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट करते रहते हैं। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि हर हॉस्पिटल का जो MS साहिबान है या VC साहब हैं, उनको भी जो है ना, मतलब अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने चाहिए, उनका यूज़ करना चाहिए कि हमारे अस्पताल में सपोज अगर हम अलाइड की मिसाल लें ना, अलाइड का सोशल मीडिया का एक पेज हो, उस पर अपडेट्स हों कि आज जो है अस्पताल में मतलब इतनी सर्जरीज हुई हैं, इतने लोग रिकवर करके गए हैं, इतने लोग पेशेंट्स एडमिट थे, इतने रिकवर, ताकि मरीजों को पता चले कि अस्पतालों में हो क्या रहा है, ठीक है, आम आवाम के लिए। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या हेल्थ डिपार्टमेंट को भी चाहिए, वो अपने अपने पेजेस नो डाउट उन्होंने बनाए हुए हैं, लेकिन उनको ये बताएं कि हम अस्पतालों में क्या क्या कर रहे हैं। इसी के साथ साथ वो उस पर अवेयरनेस भी दे सकते हैं कि भाई आपने अगर अस्पताल में आना है तो 1 अटेंडेंट 1 पेशेंट वाली पॉलिसी रखें, या जो भी कोई अस्पताल में कोई डे मनाया जा रहा है, या अस्पतालों में अगर डिफरेंट किस्म की अपने पेजेस भी अपलोड करते हैं कि इस अस्पताल में अगर CT स्कैन है, MRI है, यहाँ ख़राब है, यहाँ नहीं, अपडेट करते जाएंगे तो नो डाउट उसका अच्छा इम्पैक्ट ही आएगा अवाम के लिए। क्योंकि अवाम अगर 2-4 दफ़ा अगर आप जो है अपने TV प्रोग्राम्स में या अपना TV चैनल्स पे अगर उसकी कमर्शियल देंगे ना, कि अगर हम अपनी आवाम को अपडेट लेने के लिए अस्पतालों की, तो अस्पतालों के ऑफिशियल पेज विज़िट करें, गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट का पेज विज़िट करें, तो काफ़ी सारी जो है क्लैरिटीज़ आ जाएंगी। क्योंकि ये अवाम, जैसे कि अवाम को लगता है, उधर जो है TV पे आके नारा लग जाता है कि अस्पतालों में हर तरह की दवाई फ्री है, अस्पतालों में इलाज फ्री है, टेस्ट फ्री है। जब मरीज़ इमरजेंसी में आता है, किसी हद तक इमरजेंसी में तो दवाइयाँ नो डाउट मिल जाती हैं, फ्री मिल जाती हैं, लेकिन जब वार्ड में कन्वर्ट होता है मरीज़ नहीं मिलती दवाइयाँ, बाज़ औक़ात टेस्टों के पैसे भी देने पड़ते हैं। तो वो अगर हमारे पेशेंट्स को, हमारी आवाम को पहले ही अवेयरनेस होगी, भाई इस तरह का सेगमेंट आपका पेड है, इस तरह के आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो नो डाउट लड़ाइयाँ भी कम होंगी, उनको
पेशेंट्स के अटेंडेंट्स को यही लगता है कि जो काम करना है, अगर दवाई भी देनी है फ्री वो भी डॉक्टर ने देनी है, इलाज करना है वो भी डॉक्टर ने देना है, अगर फ्री टेस्ट करवाना है तो वो भी डॉक्टर ने देना है। जब इस तरह के आगे उनको फैसिलिटेशन नहीं मिलती तो वो फिर डॉक्टर को मारते भी हैं, खींचते भी हैं, ज़दोकोब भी करते हैं, हरास भी करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी इस तरह का वाकया हुआ कि ये आजकल यूट्यूब बड़ा पॉपुलर हो गया है और यूट्यूब पे कई खुद साख्ता सहाफ़ी बन जाते हैं, जी जी, बिला वजह कोई माइक पकड़ लिया आके, हाँ भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, ये वाले मसले भी आजकल काफी देखने को देखिए नो डाउट इसको भी जो है ना मतलब कैटेगराइज करना चाहिए, ठीक है। जो मतलब हमारे कुछ चीजें देखें, पाकिस्तान का क्या मसला है, इसी तरह पाकिस्तान का मसला ये कानून मौजूद है, इंप्लीमेंट नहीं होते, ठीक है। इसी तरह अगर अलाइड अस्पताल की मिसाल ले लें या पंजाब के सरकारी अस्पतालों की मिसाल ले लें तो कानून मौजूद है, इंप्लीमेंटेशन नहीं है, ठीक है। अस्पताल के एमएस ने एक बंदा नोटिफाई किया है, उसको कहते हैं फोकल पर्सन और मीडिया फोकल पर्सन। अगर अस्पताल में किसी मीडिया पर्सन ने आके किसी का इंटरव्यू करना है, किसी की फुटेज रिकॉर्ड करनी है, तो मीडिया पर्सन से वो जो हमारा फोकल पर्सन से रब्ता करे, वो अपना बंदा साथ भेजे ताकि प्रोटोकॉल के साथ जो है मतलब फुटेज भी बनाए, इंटरव्यू करना है वो करें, पेशेंट्स का करना है पेशेंट्स का करें, डॉक्टर्स का करना है डॉक्टर्स का करें, इसी तरह। लेकिन होता ये नहीं है, कोई भी यानी कि जो मतलब हमारे ऑथेंटिकेटेड लोग हैं, नो डाउट वो जाते भी हैं, उनकी शनासाई भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें मतलब ब्लैकमेलर्स भी हम कह सकते हैं उनको, कि जिनका किसी भी ऑथेंटिकेटेड अदारे से किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है, लेकिन वो फिर भी जो है ना मतलब जोर जबरदस्ती से इंटर होते हैं, ब्लैकमेलिंग वाले स्टेप्स करते हैं, कोई किसी चीज़ को इस तरह पकड़ लिया, किसी को इस तरह पकड़ लिया, तो ये इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रिसेंटली मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा जो आपने की नज़रों से भी गुजरा होगा कि मैनचेस्टर और फैसलाबाद के नाम से ऑफिशियल पेज है, जिसपे यानी कि उसने बड़े यानी कि खुलेआम कोशिश की है कि आवाम को इंस्टिगेट करे कि ये चेहरे हैं, इनको पहचाने, ये मतलब हड़ताल कर रहे हैं। तो भाई मेरे, अगर आप वो कह भी रहा है कि जी मैं अमेरिका में, तो भाई मेरे अगर इतना ही आपको एहसास है पाकिस्तानी अवाम का, तो इधर आके बैठ जाओ ना भी। लेकिन मरूफ साहब आप नहीं समझते, इसमें ऐसा होता है अगर सोशल मीडिया पे भी लगा है तो फैसला तो अवाम ने करना होता है ना कि क्या सही है क्या दुरुस्त है। नीचे फिर अवाम के कमेंट्स भी आ रहे होते हैं, पब्लिक अवेयरनेस के लिए क्या करना चाहिए? मैं वही कह रहा हूं ना, पब्लिक अवेयरनेस के लिए जैसा हमने पहले बात की है कि पब्लिक अवेयरनेस हमें हर बंदे को इंडिविजुअल जो है भी किरदार अदा करना चाहिए, अदारों को अदारों वाला किरदार अदा करना चाहिए, ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस के लिए यही चीजें हैं कि पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट अपना पेज बनाए, अपना एक चैनल बनाए, या यूट्यूब का एक बंदा बैठा दे, उसमें कौन से कितने के पैसे कहीं लगते हैं, कि ये चीज़ों को लोगों को बताए, भाई अस्पतालों में ये चीज़ें हैं, डॉक्टर्स इतना परफॉर्म कर रहे हैं, इतने आपका 24/7 कवर दे रहे हैं, इतने पेशेंट्स आए थे, इतने ट्रीट होके गए हैं। कोविड की मिसाल ले लें, अब कोविड के दिनों में तो किसी जो है मतलब ना हकीम ने, ना कोई पीर ने, ना किसी और बंदे ने हाथ डाला। कोविड के दिनों में तो जो है सारों के लिए अवाम मसीहा भी थे, जिस यकीन जाने हमने जो है अपनी जिंदगियां खतरे में डाल के, अपने पेरेंट्स की जिंदगी खतरे में डाल के काम किया एट दैट टाइम, तो किसी को एहसास नहीं आया कि यार कुछ ऐसा लोग कह लें, यकीन जाने लोग सोशल मीडिया पे बाजुकात कमेंट्स चल रहे होते हैं, कसाई हैं, या नो डाउट हर कोई जो है ना मतलब कम्युनिटी मतलब 100% करेक्ट नहीं होते। हो सकता है हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी कम्युनिटी में भी 4-5% लोग ऐसे हों जो कमीशन भी लेते हैं, जिनकी फीसें ज़्यादा हैं। यार देखें, अगर कोई प्राइवेट फीस 5,000 लेता है, नहीं 4,000 लेता है, तो कोई यार किसी को कोई दावत तो नहीं ना, घर जाके दावत तो नहीं दे रहा कि तुमने इसके पास ही जाना है। सरकार के अस्पताल मौजूद हैं, आप ओपीडी में आए, हम इलाज नहीं करते हैं आपका। बिल्कुल, आप सरकारी अस्पताल में देखें, कोई किसी को जबरदस्ती तो अपनी तरफ नहीं ना बुला रहा। हाँ डॉक्टर साहब, इस पे डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ डॉक्टर औरंगजेब गुज्जर साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। गुज्जर साहब, जो नए फ्रेशेस होते हैं, इनको क्या आप सजेस्ट करना चाहते हैं, किस तरह से पेशेंट्स को लेके चला जाए, और इसके साथ साथ स्पेशली एक मैसेज उन लोगों के लिए भी दें जो अटेंडेंट के साथ, जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट 10-10 आ जाते हैं। अगर 10 आए भी हैं ठीक है, बाहर वेट करें, एक बंदा अंदर साथ जाए। अगर क्रिटिकल कंडीशन है तो समटाइम ये होता है डॉक्टर बहुत अच्छे तरीके से डील करना चाह रहा होता है लेकिन कर नहीं पाता। एक फैक्टर ये भी होता है जब डॉक्टर कोई इंजेक्शन लगाए या कोई वक्ती तौर पे कोई ऐसा फैसला करना पड़े जिससे पेशेंट को पेन हो, तब भी लड़ाइयाँ होती देखी हैं मैंने। बिल्कुल होती हैं। इस पे क्या होता है?
सबसे पहले तो हनान भाई जो आपने बात की, जो हमारे नए फ्रेश डॉक्टर्स आते हैं उनके लिए क्या मैसेज है। मेरा जितने भी हमारे नए हाउस ऑफिसर्स, अभी हमारा न्यू बैच आया है, या इसके बाद अभी हमारा 1 जुलाई के बाद हमारे न्यू पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग्स आएंगे, हमारा सबके लिए एक ही मैसेज होता है हमेशा। हम ये चाहते हैं कि यार आपकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपका पेशेंट है। आप अपना मैक्सिमम टाइम अपने पेशेंट्स को दें, अपनी स्टडी को दें, ताकि एक आप कामयाब डॉक्टर बन सके माशरे के लिए और अपने घर वालों के लिए। बाकी जो सेकेंडरी चीज़ें हैं, अपने राइट्स के लिए लड़ना, वो साथ चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी वो यही है कि आपकी जो पेशेंट की जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो 100% होना चाहिए, पेशेंट आपसे सेटिस्फाइड हो। एक देखें ना, बंदे को इनर फीलिंग भी होती है जब आपका पेशेंट जाते हुए डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक हो गया आपकी दवाई से या आपके ट्रीटमेंट से, बंदा खुद भी खुशी महसूस करता है कि यार ये बंदा मेरे से सेटिस्फाइड है। और बंदे को आती है कि यार मैंने इसका इलाज इस तरीके से किया है कि बंदे को एक रूहानी वो कहते हैं कि फीलिंग आती है इस चीज़ में। दूसरा जो आपने बात की है कि 10-10 लोग आ जाते हैं, ये हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया है। आप देखें CMH हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ पे एक पेशेंट के साथ एक ही अटेंडेंट जाता है, और पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जो घर वाले होते हैं वो 10-10 कोई बंदा नहीं जाता, सिर्फ एक अटेंडेंट जाता है। अटेंडेंट को भी बता देते हैं आपने इस जगह पे बैठना है, अगर आपकी ज़रूरत किसी जगह पर पेश आती है तो हम आपको कॉल करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में थोड़ा सा सिस्टम ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में क्या होता है कि सरकारी हॉस्पिटल में 10-10, 15-15 लोग आ जाते हैं। एक्चुअली पेशेंट जो सफ़र कर रहा होता है वो मेजॉरिटी इन्हीं लोगों की वजह से कर रहा होता है। इसमें ये होता है कि जैसे एक पेशेंट आ गया, हम तो ये चाहते हैं जो पेशेंट से एक आता है उसके साथ एक पढ़ा लिखा अटेंडेंट आए, ताकि डॉक्टर ने अगर कोई लैब्स करवानी है, किसी का CT या MRI करवाना है, या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में उसको कॉल भेजनी है, या किसी और डॉक्टर किसी दूसरे डिपार्टमेंट डॉक्टर से ओपिनियन लेता है, जब हम उसे वो चीज़ें उससे लिख के देते हैं वो थोड़ा पूरा घूम फिर के फिर वापस उधर ही आ जाता है। डॉक्टर साहब मुझे लैब नहीं मिल रही, डॉक्टर साहब ये टेस्ट क्या लिखे मुझे समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर साहब ये कैसे लिखा समझ नहीं आ रहा। अब उनके क्या इश्यूज होते हैं, डॉक्टर साहब हमें गेट से नहीं बंदा गुजरने दे रहा, डॉक्टर साहब ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, डॉक्टर साहब मेडिसिन कितनी दफ़ा दें, डॉक्टर साहब बता थक जाते हैं यार ये चीज़ें ऐसी हैं। उसमें क्या होता है, डॉक्टर्स भी पैनिक हो जाता है और पेशेंट भी सफ़र हो रहा है, क्योंकि वो जो बंदा जो उसके साथ काम आया होता है उसे पता ही नहीं होता। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब 10 बंदे आ जाते हैं, डॉक्टर साहब 10 बंदों को ब्रीफ करते हैं और वो किसी जगह पे ब्रीफिंग 10 बंदों से मिस भी हो जाती है। जो चीज़ एक दफ़ा देनी बात वो 2 दफ़ा भी दे देते हैं उनको। तो हमारी इन सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है, हमारी पूरी कम्युनिटी से फैसलाबाद की, काइंडली जो पेशेंट्स आएँ उनके साथ एक समझदार अटेंडेंट ज़रूर आए, जो पढ़ा लिखा हो, जिसको चीज़ों का आइडिया, जिसे डॉक्टर्स गाइड करें, वो फ़ौरन कर सके काम। इसके लिए टाइम भी बचता है और हमारी भी कैपेसिटी बढ़ जाती है, हम ज़्यादा पेशेंट देखें और पेशेंट भी बार वक्त ट्रीट होकर चले जाता है। वरना तो आपको देखें कि इस तरह तो 8-8, 10-10 लोग अगर आते रहेंगे वो आपको पेशेंट को पता नहीं होता, वो अपनी कुछ गप्पे में मशरूफ रहते हैं, पेशेंट बेचारा वहाँ पे पड़ा रहता है। उनके लिए वो एक क्या कहते हैं पार्क जैसा माहौल बना लेते हैं, जिसकी वजह से फिर गार्ड्स भी आते हैं, उन्हें कहते हैं भाई आप उठ के बाहर चले जाएँ, वो बाहर भी नहीं जाते, जिसकी वजह से ये लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं बाज़ का, क्योंकि वो वहीं बैठे खाना खाना शुरू कर देते हैं, वहीं सो जाते हैं, और दूसरे पेशेंट्स के लिए भी वो अज़ाब बन जाते हैं। इसलिए हम सबसे मरूफ साहब आप इस हवाले से क्या कहेंगे, आपकी क्या सबमिशन है? देखें, जो जैसा कि औरंगजेब ने बात की, जो हमारे नए आने वाले लोग हैं, हमारे ट्रेनीज हैं या हमारे हाउस ऑफिसर्स हैं, एक बात जो मैं ज़ाती तौर पे उनको ये कहता हूँ कि एक वर्ड होता है एम्पैथी, कि आप जो है ना मतलब अपने आप को उस जगह पे रख के सोचें, मरीज़ का अटेंडेंट रख के सोचें, या अपने जहन में ये रखें कि आपका जो है पेरेंट्स हैं या आपका कोई यानी कि आपका बच्चा है या आपके माँ बाप, अगर आप उस कंडीशन में लेके आते तो आप क्या सोच रहे थे, आप ये क्या सोच रहे हैं। तो वो जज्बात को मद्देनजर रखते हुए जो है ना पेशेंट को ट्रीट करें। मरीज नो डाउट इस वक्त इमोशनल भी होता है, मरीज को जो है जहनी जो है मीठे बोल की भी ज़रूरत होती है, मरीज को दलासे की भी ज़रूरत है, तो वो सारा कुछ करें एक तो हमारी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर फिर भी कोई इस तरह नहीं करता तो उसको लाजमी रिस्पॉन्स करें कि जो चीज़ ये चीज़। दूसरा जो हमारे जो है मतलब जितने भी लोग हैं, औरंगजेब ने भी कहा कि आप लोगों के प्रोग्राम की तवज्जो से खुदारा इस चीज़ों को समझें कि अगर आपके सरकारी अस्पताल नहीं होंगे ना तो यकीन जाने आपका इलाज प्राइवेट अस्पतालों में हो ही नहीं सकता। यहाँ हम सरकार के अस्पतालों में उनको ऐसी ऐसी एंटीबायोटिक फ्री ऑफ कास्ट चल रही होती हैं, यकीन जाने 2500-2600 का एक टीका होता है जो दिन में 3 दफ़ा चल रहा होता है, सिर्फ एक एंटीबायोटिक की बात कर रहा हूँ, उसकी कास्ट एक दिन की 8 से 9 हज़ार बनती है, जो सरकार के अस्पतालों में फ्री ऑफ कास्ट मिलती है। इसके साथ डिफरेंट दवाइयाँ हैं। अगर आप अपने सरकार के अस्पतालों के अपना अस्पताल नहीं समझेंगे,
सरकारी डॉक्टर्स को, सरकारी नर्सों को, सरकारी अमले को अपने जो है मतलब फैसिलिटेट नहीं करेंगे, उनको अपना नहीं समझेंगे, तो यकीन जाने आपके जो है घर वालों का या आपके पेरेंट्स का कोई भी इलाज करना सरकार के अस्पतालों में सरकारी डॉक्टर्स के लिए मुमकिन नहीं होगा। खुदारा हमें जो है ना मतलब इस नज़र से मत देखें कि सरकारी अस्पतालों में जाके आपका इलाज नहीं होता, ये सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स जो हैं आप लोगों को तवज्जो से नहीं देखते। यकीन जाने हम जो है ना, हम आप लोगों के लिए उतनी ही जज्बात रखते हैं, उतनी ही यकीन जाने अगर हमारा मरीज़ ठीक होता है। मैं अपनी अवाम से कहना चाहता हूं कि यकीन जाने आप लोगों के घर वालों से ज़्यादा हमें खुशी होती है। कोविड से, वेंटिलेटर से जो मरीज़ रिकवर होते थे, यकीन जाने एक डॉक्टर जो है मतलब इतने खुशी से उसके आंसू निकलते थे जब वेंटिलेटर से रिकवर होता था, इतने उसके घर वाले भी नहीं खुश होते होंगे जितने हम लोग खुश होते थे। तो खुदारा हमें कसाई कहने की बजाय, हमें जो है ना मतलब डिफरेंट इस तरह के अलकाब नवाजने की बजाय हमें अपना समझें, सरकार के अस्पतालों को अपना समझें। अगर प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे आप डॉक्टर की फीस भी अदा करेंगे, टेस्टों की फीस भी अदा करेंगे, जो बेड पे पड़े हैं उसकी भी कीमत अदा करेंगे, जो दवाइयां ले रहे हैं उसकी कीमत भी अदा करेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि सरकार के अस्पतालों में कितना फायदा है, सरकारी डॉक्टर्स का कितना फायदा है। तो खुदारा सरकार के अस्पतालों को अपनाएं, सरकारी डॉक्टर्स को थोड़ी सी आप भी इज्जत रिस्पेक्ट दें, उनको भी ये ना कहें कि आप हमारे जो है मुलाजम है, उनको मुलाजम मत समझें, उनको डॉक्टर समझें, उनको भी जो है थोड़ी इज्जत दें ताकि जो है वो पीस ऑफ माइंड के साथ, अपनी एक जहनी जो है इत्मीनान के साथ, एक सिक्योरिटी के साथ जो है आपके अपने लोगों का, आपके मरीजों का, आपके बच्चों का, आपके पेरेंट्स का, आपके भाई का, आपकी बहन का इलाज कर सके। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से भी रिक्वेस्ट है कि खुदारा डॉक्टर्स को थोड़ा फैसिलिटेट करें, जो सीटें खाली हैं उनको कन्वर्ट कर दें। यार आपका कौन सा फाइनेंशियल इंपैक्ट आता है, उनको भरें, आपके जो है मतलब लोगों को फैसिलिटेट करें, सिक्योरिटी बिल दें, अपनी फीमेल्स को, अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को प्रोटेक्शन दें ताकि वो पीस ऑफ माइंड के साथ जो है अपने मरीजों का जो है तनदही के साथ इलाज कर सकें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो डॉक्टर साहब आपने जो बात की कि सोशल मीडिया पेजेस भी हैं, आप उसके ऊपर वक्तन फ़वक्तन बता रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा केस भी आया है कि जिसमें आपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर आपने ये बताया कि इस डॉक्टर ने यहाँ पे ये गफलत की और हमने YDA ने ये एक्शन लिया? कोई जाती तौर पे कोई इस तरह का मामला आज तक मतलब नो, जो पीछे एक दो इंसिडेंट ऐसे हुए थे मतलब सरकार की, जो देखें YDA ने, एक मैं बात बताता चलूं, YDA ने बिलीव मी कभी की जो है ना मतलब अनड्यू जो है डिसऑनेस्टी या किसी को फेवर नहीं किया। ठीक है, कोई मतलब पंजाब की तो दूर, मैं फैसलाबाद की तो 100% गारंटी दे सकता हूं क्योंकि मैं मतलब बड़े देर से इसको मतलब रन भी कर रहा था एज ए प्रेसिडेंट भी, अब जो है एज ए पैट्रन भी। मैं 100% गारंटी देता हूं कि मैंने अपने किसी भी डॉक्टर को, फैसलाबाद के किसी के बच्चे को भी ये अलो नहीं किया हुआ कि पेशेंट के साथ बदतमीजी करे, अपने सीनियर के साथ बदतमीजी करें या मरीज के अटेंडेंट के साथ बदतमीजी करें। और जो नो डाउट उसको बड़ा क्लियर हमारा मैसेज है, बड़ा क्लियर पैगाम है कि जो है गफलत करेगा, जो जिसकी डेफिशिएंसी है उसको अंडी जो है YDA प्रोटेक्ट नहीं करेगी। अगर ज्यादती होगी तो साथ खड़ा होगा, अगर डॉक्टर्स की तरफ से ज्यादती होगी तो उसका जो है उसको जवाब भी देना पड़ेगा, तंजीम को भी जवाब देना पड़ेगा, और जो उसने जो है मेडिकल जो है गफलत की है उसका भी जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। तो गुजर साहब आप इस हवाले से कोई सबमिशन देना चाहते हैं? देखिए, हमने तो कभी भी उस बंदे का साथ नहीं दिया जिसने अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी की हो। हम एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए होल, एज ए इंडिविजुअल, हम कभी भी नहीं चाहते कोई भी डॉक्टर्स है वो किसी पेशेंट्स का ऐसा खुदा न खास्ता कोई ट्रीटमेंट करे या कोई ऐसा वाकया पेश है जिसमें डॉक्टर्स गिल्टी और हम उसके साथ खड़े हों। हमारी तंजीम की ये रवायत भी रही है शुरू से लेके 2-4 ऐसे इशूज भी हैं जिसमें तंजीम ने बिल्कुल उनके साथ ला तरीके का इज़हार किया है, और हमने क्या जो मेरिट पे आप इनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं उन लोगों को सजा भी हुई है, उनकी मेरिट पे इन्वेस्टिगेशन भी हुई है। YDA उस किसी भी हिस्से का पार्ट नहीं बनी, क्योंकि जब आप तंजीम अगर इस तरह करना शुरू कर दे, तंजीमों का रिवाइवल ख़त्म हो जाता है, फिर आप एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर्स फॉर ऑल है, डॉक्टर्स नॉट फॉर डॉक्टर्स है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप आज के शो के अंदर आए, बड़ा ज़बरदस्त सेशन रहा आपके साथ। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।